आप सभी को नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद कि आप ग्रिड से घर तक की इस तीसरी कार्यशाला के अंदर शामिल हुए। ये कार्यशाला की जो श्रृंखला है हमने फरवरी 2023 में ही शुरू करी है और इसके अंदर 6 कार्यशाला हैं। ये श्रृंखला की तीसरी कार्यशाला है और मेरा नाम ललित कुमार पांडे और सेंटर फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड पीपल की तरफ से मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये कार्यशाला श्रृंखला हम RERC के सहयोग से आयोजित कर रहे हैं। RERC का भी शुक्रिया कि इस पहल को उन्होंने समझा कि विद्युत संबंधित जो अवधारणाएं हैं और विद्युत संबंधित जो बारीकियां हैं उसके प्रति हमारे समाज में जो एक्टिव एक्टर्स हैं उनको इसके बारे में कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए, उनको इसकी जानकारी प्रदान की जाए और कैसे नीति पहल और अन्य बिजली से जुड़े सामाजिक मुद्दों पे कार्य किया जा सकता है, उसको लेके एक समझ बनाए जाने की एक कोशिश है। और उसी कोशिश में आज इस तीसरी कार्यशाला जो कि राजस्थान में बिलिंग और मीटरिंग पे हम आगे बातचीत चर्चा करने जाएंगे, उस पे जारी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको संक्षेप में पिछली 2 कार्यशालाओं का एक पूरा जो हमने की है उसके बारे में बताना चाहूँगा। जो पहली कार्यशाला थी हमारी, उसके अंदर राजस्थान में विद्युत अवधारणा क्या है विद्युत की और राजस्थान के अंदर विद्युत का क्या परिदृश्य है, इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करी थी। दूसरी कार्यशाला में हमने टैरिफ संरचना और टैरिफ प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे किस तरह से होती है और उसके अंदर हम एक व्यक्तिगत रूप से किस तरह से उसके अंदर प्रतिभागी बन सकते हैं और उसको किस तरह से देखा जा सकता है, इस पे हमने बातचीत करी थी। और उसी सिलसिले में जो पहली 2 कार्यशाला थी वो एक तरफ से आधारशिला मान सकते हैं हम इन पूरी श्रृंखला की। और आज ये तीसरी कार्यशाला जो कि बहुत ही व्यवहारिक होने वाली है, क्योंकि बिल और मीटर ये 2 ऐसी चीज़ें हैं प्रामाणिक रूप से एक उपभोक्ता जिससे हमेशा ही रूबरू रहता है और अपनी सारी प्रतिक्रियाएं इन 2 के जरिए ही समझता भी है और इन पे ही 2 अपनी प्रतिक्रियाएं भी देता है। तो मैं आज PK गुप्ता जी सर हमारे साथ हैं, अधीक्षण अभियंता JBVNL कमर्शियल, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सीप की तरफ से, RERC की तरफ से, कि उन्होंने अपने बहुत व्यस्त उनका जो पूरा शेड्यूल रहता है बहुत व्यस्त रहता है और उसमें से उन्होंने समय निकाला और यहाँ पे इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के अंदर वो खुद आए हैं बिलिंग के बारे में समझाने के लिए कि बिल किस तरह से होती है, बिल के अंदर किस तरह से हमको देखना चाहिए एक्चुअली, क्या उसके टैरिफ कोड्स हैं अलग अलग और क्या मुद्दे होते हैं, आम मुद्दे होते हैं बिल में और क्या प्रावधान दिए गए हैं सप्लाई कोड के माध्यम से भी। और साथ ही साथ में हमारे बीच में युवा पत्रकार भी हैं और बाहर से भी काफ़ी लोग जुड़े हैं, राजस्थान के विभिन्न लोगों जगह से, कंज्यूमर फोरम के भी लोग हैं, CGRF के भी मेंबर्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये कार्यशाला काफ़ी आज दिलचस्प होने वाली है, बहुत अच्छे सवाल जवाब इस कार्यशाला में होने वाले हैं, काफ़ी अच्छा चर्चा होने वाली है। तो ये एक पूरा आज की कार्यशाला का जो रह सकता है। दूसरा, मीटरिंग के अंदर अंशुमन गोथवाल सह संस्थापक सीप होंगे जो कि आपको बताएंगे कि मीटरिंग व्यवस्था क्या है राजस्थान में और आम तौर पे जो मीटर, घरेलू मीटर हमारे, क्योंकि मीटर भी एक अपने आप में बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, काफ़ी इसका विस्तार हो चुका है, लेकिन आज जो मीटर चल रहे हैं हमारे घरेलू मीटर जो है उस पर पूरा फोकस होके बातचीत करेंगे और मीटर की जो समस्याएं हैं उसके भी क्या प्रावधान है, क्या मुद्दे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं अंशुमन को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और इस सत्र की शुरुआत करें। धन्यवाद ललित। वैसे तो ललित ने अपने स्वागत भाषण में सब कुछ कह ही दिया है, बट स्टिल एक विशेष धन्यवाद श्री PK गुप्ता जी को कि वो आए। इसके अलावा RERC की ओर से जो भी हमें इस कार्य में सहायता मिली और उनका सहभागिता हुई, इसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार। और आप सभी का स्वागत मैं करता हूं और ऑनलाइन जुड़े प्रतिभागियों का भी मैं स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा विषय है बिलिंग एंड मीटरिंग। अभी तक जो हमने जिन विषयों पे बात की वो एक
बड़े परिदृश्य के तौर पे बात की। हमने विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य, उसके संस्थागत ढांचे के बारे में बात की, कुछ उन मोटे मोटे रूप से उन रेगुलेशंस के बारे में जाना जो कि कंज्यूमर के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमने टैरिफ के निर्धारण के लिए क्या प्रक्रिया है उस पर बात की। लेकिन आज जो हमारा विषय है यह सीधे सीधे कंज्यूमर्स के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक आम तौर पर एक उपभोक्ता को जो जिन विषयों या जिन मुद्दों की समझ कम होती हैं या जिनको लेकर उन्हें परेशानी आती है वो बिलिंग और मीटरिंग ही होती है। हम पहले सेशन में बात करेंगे विद्युत बिलिंग की, जिसमें हम कुछ की कंसेप्ट्स यानी कुछ मुख्य अवधारणाओं की बात करेंगे, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें हमारे बिल में सम्मिलित होती हैं। इसके अलावा इसके बाद में हम जानेंगे कि बिल में किस तरीके से किस जगह पर क्या होता है। हम आज ये चर्चा कर रहे हैं कि बिलिंग किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से होती है। ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बिजली के बिल को समझना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। हमने कभी ये नहीं सुना कि पानी के बिल को लेके किसी को बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि पानी का बिल रिलेटिवली कम भी होता है, या फिर मोबाइल के बिल को लेके किसी तरीके से कोई दिक्कत है। लेकिन बिजली के बिल में हमारी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें समझ में नहीं आते, और हमारा जो फॉर्मेट है वो भी इसको समझना थोड़ा मुश्किल बनाता है। तो इसीलिए हम बिजली के बिल का एक्चुअल जो हमारा फॉर्मेट है उसको देखेंगे। मुख्य प्रावधान जो हमारे RERC की तरफ से नियम बने हुए हैं, सप्लाई कोड एंड कनेक्टेड मैटर्स रेगुलेशंस का, और उस पर आधारित टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सप्लाई बनाया गया है, TCOS कहते हैं इसको। और उसके जो भी मुख्य प्रावधान है बिलिंग से संबंधित, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत बिल के बारे में। तो विद्युत बिल आप देखेंगे तो अभी ये जयपुर का स्पॉट बिल है जो कि थर्मल जो प्रिंटर्स के साथ ऑन द स्पॉट ही दिया जा रहा है। जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के अंदर पुराना जो फॉर्मेट है वही चल रहा है, लेकिन ये जो फॉर्मेट है ये जयपुर डिस्कॉम में फॉलो किया जा रहा है। ये जोधपुर और अजमेर की अपेक्षा में सिंपल है, लेकिन इसमें भी फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी शायद हमें जानकारी नहीं हो। तो बिजली का बिल है क्या? बिजली का बिल सिंपली हम जो बिजली का उपभोग कर रहे हैं उसके एवज में हमें कितनी राशि चुकानी है उसका एक एस्टीमेट है। तो इसके अंदर आना चाहिए कि आपने कितना उपभोग किया, लेकिन इसके अंदर साथ में कुछ और चार्जेस भी होते हैं जो कि जुड़े होते हैं। तो ये हमारा जयपुर का ऑन स्पॉट बिलिंग का फॉर्मेट है। अब हम अगर आगे देखें तो हम बात करेंगे कि बिजली के बिल से जुड़ी हुई कुछ मुख्य कंसेप्ट्स या अवधारणाओं या फिर उसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो एक इम्पॉर्टेंट जो बिजली का बिल का कंपोनेंट होता है वो होता है टैरिफ कोड या टैरिफ श्रेणी, यानी कि आप किस श्रेणी के उपभोक्ता हैं। तो श्रेणी का अर्थ है कि आप घरेलू उपभोक्ता हो सकते हैं, यानी कि एक रेजिडेंशियल कंज्यूमर हो सकते हैं। रेजिडेंशियल कंज्यूमर में भी हमारे यहाँ पे डिफरेंट स्लैब्स हैं, यानी ऐसे कंज्यूमर्स जो कि 0 से 50 यूनिट्स तक कंज्यूम करते हैं, स्मॉल डोमेस्टिक के कंज्यूमर्स होते हैं। हमारे यहाँ BPL कंज्यूमर्स हैं। फिर स्लैब के अनुसार उन सभी उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग टैरिफ का निर्धारण किया गया है। इसी तरीके से अघरेलू या नॉन डोमेस्टिक या कमर्शियल उपभोक्ता होते हैं जो व्यावसायिक उपभोक्ता हो गए। इसी तरीके से एग्रीकल्चर कंज्यूमर होते हैं हमारे यहाँ बल्क या मिक्स लोड कंज्यूमर्स होते हैं। और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे यहाँ पे पब्लिक स्ट्रीट लाइटिंग एक अलग से कंज्यूमर श्रेणी है, और इंडस्ट्रियल में स्मॉल इंडस्ट्रियल, मध्यम औद्योगिक श्रेणी, और इसी तरीके से हाई इंडस्ट्रियल, लार्ज इंडस्ट्रियल कैटेगरी एक होती है।
तो बिल में एक चीज़ तो काफ़ी महत्वपूर्ण सीधे से हमें समझ में आती ही है कि हमारी टैरिफ श्रेणी क्या है। क्या हमारी जो बिलिंग आ रही है या बिल जो हमें मिल रहा है वो हमारी टैरिफ श्रेणी के अनुरूप आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक घरेलू उपभोक्ता हूँ और मेरा जो बिल है वो मुझे एक अघरेलू उपभोक्ता के टैरिफ के अनुसार बिल किया जा रहा है। इसमें मैं एक अनुरोध करूंगा श्री पी के गुप्ता जी से कि जहाँ पे भी उन्हें लगे कि वो कुछ अपना बात जोड़ना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मतलब सर आप प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा उसमें। टैरिफ श्रेणी की जो अपन बात कर रहे हैं, टैरिफ कोड, जैसे 8 श्रेणियां बना रखी है अपन ने अभी, जो 4 डिजिट का होता है टैरिफ कोड। टैरिफ कोड 4 डिजिट का होता है। 1001 से जो शुरू होता है, 1000 से जो शुरू होता है वो घरेलू श्रेणी का होता है। 2000 की सीरीज़ के जो कोड हैं वो कमर्शियल रेट के हैं। 3000 की श्रेणी के जो कोड हैं वो स्ट्रीट लाइट के हैं। 4000 की श्रेणी के जो कोड हैं वो एग्रीकल्चर कैटेगरी के हैं। 5000 जो कोड है वो स्मॉल इंडस्ट्रियल पावर, मतलब जो 25 हॉर्स पावर तक कनेक्टेड लोड वाले कंज्यूमर हैं उनका है। जो 6000 से शुरू होता है वो मीडियम इंडस्ट्रियल पावर है। मीडियम इंडस्ट्रियल पावर में मतलब 25 हॉर्स पावर से 150 हॉर्स पावर तक के कंज्यूमर आते हैं। और 7000 जो शुरू होता है वो मिक्स लोड कैटेगरी है। एक सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसके लिए एक मिक्स लोड कैटेगरी बनाई है। गवर्नमेंट पब्लिक गार्डन्स, ये सब मिक्स लोड में कवर होते हैं, इनके लिए 7000 से कोड शुरू होता है। और 8000 जो कोड है वो लार्ज इंडस्ट्रियल पावर का है, LIP का। जो वृहद औद्योगिक श्रेणी, जो 125 kVA से ज़्यादा डिमांड वाले कंज्यूमर है वो LIP कैटेगरी में आते हैं, उनका 8000। तो इस तरह से जो बिल में देखते पता पड़ जाता है। यदि अपन बिल देखेंगे इसमें पहला डिजिट क्या है 1000 टैरिफ कोड का, तो उससे पता पड़ जाएगा कि इसकी बेसिक श्रेणी क्या है। जी धन्यवाद सर। तो जैसे सर ने कहा कि हमारे बिल में एक टैरिफ कोड होता है जिससे कि हमें पता लगता है कि हमारी श्रेणी क्या है। श्रेणी एक्सप्लिसिट या प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखी होती है कि घरेलू श्रेणी है, उसका एक कोड होता है। और जैसे सर ने कहा कि 1 से जो शुरू होता है वो घरेलू होते हैं और 2 से जो शुरू होते हैं वो अघरेलू होते हैं। और इसी तरीके से बाकी श्रेणियां भी बनाई जाती हैं। इसकी पूरी लिस्ट हमें सर ने शेयर कर रखी है, तो वो हम एक सर्कुलर है वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि बाकी श्रेणियों में क्या कोड है वो आपको पता लग जाएगा। इसके बाद विद्युत बिल के घटकों की बात करें तो जैसे कि हम पहले बात कर ही चुके हैं कि एक स्थायी शुल्क लिया जाता है और एक ऊर्जा शुल्क लिया जाता है। यानी कि जो हमारा टैरिफ होता है या बिल होता है वो 2 हिस्सों में होता है, एक स्थायी और एक ऊर्जा शुल्क। तो स्थायी शुल्क होता है जो कि हमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके रखरखाव के लिए जो उन्हें पैसा चाहिए ही है, और जो उन्होंने पावर कॉन्ट्रैक्ट कर रखी है उसके लिए जो उन्हें फ़िक्स चार्जेस जनरेशन कंपनीज़ को देने ही हैं, उसके एवज़ में ये फ़िक्स चार्ज लिया जाता है। सामान्यतः यह एक प्रश्न सभी के दिमाग में होता है कि मैंने तो मतलब मेरे मीटर में इस महीने एक भी यूनिट मैंने कंज्यूम नहीं की, फिर भी मुझे 200 रुपये का बिल आया या फिर भी मुझे 100 रुपये का बिल आया। तो उसका सीधा जो कारण है वो यह है कि वो आपके फ़िक्स चार्जेस हैं जो कि डिस्कॉम अपने ढांचेगत रखरखाव और सर्विस प्रोवाइड करने के कमिटमेंट के प्रति आपसे लेती है। तो हम बिजली कंज्यूम करें या ना करें, ये फ़िक्स चार्जेस हमारे लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद एक ऊर्जा शुल्क होता है। ऊर्जा शुल्क इस पर निर्धारित किया जाता है कि आपकी खपत कितनी है। अगर आपकी 100 यूनिट है, 200 यूनिट है या 300 यूनिट है, तो आपकी टैरिफ श्रेणी और टैरिफ का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक आपका ऊर्जा शुल्क निर्धारित किया जाएगा। फिर उपभोग यूनिट एक घटक होता है विद्युत बिल का, जिसके अंदर कि ये आता है कि आपने कितना महीने में विद्युत बिल में विद्युत कंज्यूम की है बेसिकली। तो उसका पता इसी से चलता है कि आपके यहाँ पे एक मीटर रीडर आता है। मीटर को रीड करता है और फिर अगली बार वो मीटर रीड करके दोबारा
जो डिफरेंस होता है उससे पता लगता है कि उस अवधि के दौरान आपने कितनी बिजली की खपत की है। इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि मीटर में एक अपने आप में एक फीचर होता है जिसके अंदर कि 1 तारीख से 1 तारीख के बीच में, यानी कि मीटर रीडर चाहे 7 तारीख को ही आए या 8 तारीख को ही आए, वो मीटर में देख सकता है कि 1 तारीख के दिन आपकी यूनिट्स कितनी थी। तो पिछली बार जब वो आया था, यानी कि अभी अगर अगस्त चल रहा है तो जुलाई में 1 तारीख को यूनिट्स लेके गया और अगस्त की 1 तारीख की यूनिट वो मीटर में देख के लेके जा सकता है। तो उसके डिफरेंस से सिर्फ 1 तारीख से 1 तारीख का बिल ही आपको मिलेगा, चाहे मीटर रीडर कभी भी आए इस अवधि के दौरान। फिर होता है आपूर्ति के प्रकार एवं कनेक्टेड लोड। तो कनेक्टेड लोड तो वो कनेक्टेड लोड है जो, यानी कि वो उतना क्वांटम ऑफ लोड है जो कि आपकी मीटर को उपलब्ध किया जाता है। जैसे कि मैं एक घरेलू उपभोक्ता हूं तो मेरा 5 से 10 के बीच में मेरा कनेक्टेड लोड रहेगा सामान्यतः। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा घर है जिनके घर में एसीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, उनके कनेक्टेड लोड और ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगर कोई बहुत छोटा बीपीएल कंज्यूमर है या काफ़ी छोटा कंज्यूमर है तो उसके कनेक्टेड लोड 1 से 2 किलोवाट के बीच में भी रह सकते हैं। इसमें अगेन आपूर्ति के प्रकार में सिंगल फेस और 3 फेस सप्लाई का प्रावधान है, यानी जहां पर भी कनेक्टेड लोड 5 किलोवाट या 5 से 6 किलोवाट से ज़्यादा होता है, जनरली सामान्यतः जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वह 3 फेस सप्लाई देती है और उसके नीचे हमेशा सिंगल फेस सप्लाई दी जाती है। इसी पे आगे बात करते हुए हम देखते हैं कि और क्या घटक हैं बिजली के बिल में। तो फ्यूल सरचार्ज, जैसे कि अब हम जान ही रहे हैं, मतलब काफ़ी अभी पिछले 1-2 महीने से चर्चा है फ्यूल सरचार्ज के बारे में कि फ्यूल सरचार्ज क्या है एट्सेट्रा। तो फ्यूल सरचार्ज बेसिकली एक सरचार्ज है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लगाती है अपने टैरिफ के ऊपर। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि जनरेशन कंपनी रेगुलेटरी कमीशन यानी नियामक आयोग से अपना टैरिफ निर्धारण करता है, लेकिन इस टैरिफ का निर्धारण किया जाता है उस दर के आधार पर जो कि उस वक्त प्रचलित होती है। लेकिन जब वह एक्चुअली में टैरिफ का बिजली की आपूर्ति करता है तब जनरेशन कंपनी का टैरिफ कुछ थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे कि ये इसी तरीके से है कि मैं आपसे कहूँ कि आप एक गाड़ी मेरे को अगले साल भर के लिए किराए पे दे दीजिए, तो आप आज की पेट्रोल की दरों के हिसाब पे बोल देंगे कि हाँ ठीक है, मैं साल भर के मोटे मोटे इस खर्चे पे दे दूंगा। लेकिन पेट्रोल की प्राइसेस तो वेरी करेंगी। अब किसी ने अगर इस तरीके से गाड़ी लगाई है तो पेट्रोल की प्राइस का वेरिएशन जो होगा उसकी वसूली जो की जाएगी उसको फ्यूल सरचार्ज के तौर पे कहा जाएगा। तो इसमें भी वही चीज़ है कि जो रॉ मटेरियल यानी कोयले का या गैस की जो प्राइस हमारी फ्लक्चुएट होती है उसका जो वेरिएशन होता है उसको क्वार्टरली तौर पे डिटरमाइन किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा और उसको कंज्यूमर से लिया जाता है। यहाँ बीच में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि हम आज जो बात कर रहे हैं वो मौजूदा नियामक जो ढांचा है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसके अंतर्गत आने वाले चीज़ों पर ही कर रहे हैं। यानी कि हम अभी लेटली पिछले कुछ समय में काफ़ी सारी सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई है। तो सब्सिडी तो मतलब ऐसा है कि कुछ समय पहले थी, कुछ समय नहीं थी, अब बाद में हो सकता है लिमिट भी कर दी जाए। लेकिन हम आज उसके अतिरिक्त क्या नियम हैं डिस्कॉम के, रिबेट्स के, पेनल्टीज़ के, फ्यूल सरचार्ज के, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से कुछ पेनल्टीज़ भी होती हैं जो कुछ विशेष तरीके के कंज्यूमर्स पे लगती हैं। जैसे पावर फैक्टर पेनल्टी एक होती है, यानी कि आपका कुछ विशेष तरीके के उपकरण होते हैं जिनके अंदर की रिएक्टिव पावर का उपयोग होता है। तो रिएक्टिव पावर एक, और एक्टिव पावर, जैसे अगर मैं कहूँ मतलब क्रियाशील पावर और अक्रियाशील पावर कहा जाता है इसको। यानी जब भी आपके उपकरणों में अक्रियाशील पावर यानी रिएक्टिव पावर ज़्यादा होगी तो वो एक्चुअली आपके कंजम्पशन में बेसिकली मीटर में रिकॉर्ड नहीं होगी बेसिकली। तो इसीलिए उन कंज्यूमर्स को केवीए पर ही बिल किया जाता है, केडब्ल्यूएच पे बिल, केडब्ल्यू पे बिल नहीं किया जाता उनको। और साथ में ये इंश्योर उनसे करवाने की कोशिश की जाती है कि उनका पावर फैक्टर यानी कि रिएक्टिव पावर यानी टोटल पावर और
एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर जो प्लस टोटल रिएक्टिव पावर प्लस एक्टिव पावर का जो रेशियो है वो 0.9 से नीचे ना हो, इसे पावर फैक्टर कहा जाता है। और 0.9 से नीचे रखने पर इसमें एक पेनल्टी का प्रावधान है, और 0.9 से ज़्यादा रखने पे इसमें कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। ये ज़्यादातर तौर पे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स या जो बड़े कंज्यूमर्स हैं उनके लिए ये लागू होती है, क्योंकि उन्हीं के यहाँ पे इस तरीके के उपकरण होते हैं जिनके अंदर रिएक्टिव पावर का उपयोग या कंजम्पशन ज़्यादा होता है। इसी तरीके से लोड फैक्टर भी एक और चीज़ है जो कि बेसिकली दर्शाता है कि आपने जितने सैंक्शन कनेक्टेड लोड का कनेक्शन ले रखा है उस सैंक्शन कनेक्टेड लोड का कितना प्रतिशत आप यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 25 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है, लेकिन उस 25 किलोवाट का एक बहुत ही कम हिस्सा आप पूरे साल भर में यूज़ करते हैं या पूरे महीने भर में या बिलिंग साइकिल में यूज़ करते हैं, तो वो एक लोड फैक्टर मेंटेन करने का भी एक प्रावधान बड़े कंज्यूमर्स के लिए होता है। जनरली छोटे कंज्यूमर्स, घरेलू या अघरेलू छोटे कंज्यूमर्स के लिए ये नहीं होता है। पेनल्टी में ही एक विलंबित भुगतान का भी प्रावधान है बेसिकली कि अगर आप बिल सही समय पे या फिर निर्धारित अवधि में नहीं चुकाते तो उसके लिए फिर 2% की पेनल्टी लगाई जाती है। तो जैसे कि हमारे बिल में आपने देखते होंगे कि नियत तिथि तक इतना बिल और नियत तिथि पश्चात इतना बिल, तो ये सीधे सीधे लिखा रहता है हमारे बिल में भी। इसमें मैं एक बार कहना चाहूँगा पेनल्टी में कि जो जिन उपभोक्ताओं के 2 महीने में बिल आते हैं, जिन उपभोक्ताओं के 2 महीने में बिल आते हैं उनके जो बिल में खर्चा लग के आता है वो 4% लग के आता है, क्योंकि वो 2 महीने में बिल आता है ना 4% जुड़ के आता है। यदि वो उपभोक्ता बिल जारी करने की तिथि से 30 दिन के अंदर भुगतान कर देता है तो जो उसका नेक्स्ट बिल आता है उसमें 2%, जैसे उसने 4% पेनल्टी भुगतान कर दी, लेकिन उसका जो नेक्स्ट बिल आएगा उसमें उसका 2% भुगतान एडजस्ट हो जाएगा। मतलब 2% पर मंथ पेनल्टी है। यदि वो विदिन 1 मंथ पेमेंट कर देगा तो उसका 1 महीने का जो सरचार्ज है वो अगले बिल में क्रेडिट हो जाएगा। जी धन्यवाद सर। इसी तरीके से कुछ छूट भी दी गई हैं, जैसे कि प्रीपेड या पूर्व भुगतान करने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं, प्रीपेड मीटरिंग के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जाती है। और यदि उपभोक्ता किसी भी श्रेणी के पूर्व वर्ष के औसत बिल के आधार पर 6 माह या 12 माह के औसत बिल की राशि को स्वेच्छापूर्ण रूप से जमा कराता है तो उसे जो उस वक्त प्रचलित बैंक दर है उस बैंक दर के आधार पर छूट दी जाती है। इसके अलावा उपभोक्ता सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम का अगर उपयोग कर रहा है तो उसके लिए भी छूट दी जाती है। और इसी तरीके के नियम जल्दी बिल जमा कराने पे भी हैं। अगर आप 10 दिन पहले बिल जमा कराते हैं तो 0.35% की छूट है, और अगर 7 दिन पहले कराते हैं तो 0.15% की छूट बिल में दी जाती है। इसमें अब कुछ अन्य शुल्क भी हमारे बिल में होते हैं। ये शुल्क हमारी बिजली से सीधी तौर पे संबंधित नहीं है, लेकिन हमारा भी ढांचागत जो इंस्टीट्यूशनल या संस्थागत जो ढांचा बना हुआ है उसके अंदर इन दरों शुल्कों की वसूली भी बिजली के बिल के द्वारा ही की जाती है। जैसे अर्बन सेस करके एक सेस लगाया जाता है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पे, यानी घरेलू कंज्यूमर्स पे, जो 15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से लगाया जाता है। ये पूरी तरीके से म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस जो होते हैं, हमारे नगर निगम जो होते हैं, उनको ये राशि दी जाती है। ये राशि ली जाती है जो स्ट्रीट लाइटिंग है और जो बाकी जो खर्चा स्ट्रीट लाइटिंग और रखरखाव के लिए नगर निगम कर रहा है उसके एवज में ये राशि वसूल की जाती है। लेकिन ये राशि जुड़कर हमारे बिल में ही आती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए 40 पैसे है। ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक तरीके का एक टैक्स है जो कि गवर्नमेंट ने लगा रखा है बिजली पर, यानी बिजली के उपभोग पर एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है जो अगेन
निगम के पास ना जाके, यानी डिस्कॉम के पास ना जाके सीधे सरकार के पास जाती है। तो कमर्शियल डोमेस्टिक कैटेगरीज़ के लिए 40 पैसे है, और इंडस्ट्रियल कैटेगरीज़ जिसमें माइल्ड स्टील स्क्रैप और माइल्ड स्टील री रोलिंग मिल्स नहीं शामिल हैं, उनके लिए 40 पैसे है, और माइल्ड स्टील स्क्रैप और माइल्ड स्टील री रोलिंग के लिए 52 पैसे है। इसके अलावा टेम्परेरी कनेक्शन के लिए भी 40 पैसे है, और एग्रीकल्चरल कनेक्शन की मीटर्ड सप्लाई के लिए 4 पैसे है। और इसी तरीके से जैसे मैंने कहा, एक अर्बन सेस होता है 15 पैसे। इसके अलावा एक वाटर कंजर्वेशन सेस भी है, जो कि जनरली इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स पे लगाया जाता है। इसको लगाया जाता है बेसिकली जल संरक्षण के तौर पे, यानी एक इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो जल का उपयोग कर रहा है, उसकी एवज में संरक्षण उपकर एक लगाया जाता है, जो भी सरकार के पास में ही जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल में होती हैं, बिल में हम चुकाते हैं, लेकिन ये निगम के पास नहीं जाती। मैं बिल पे अब एक बिल के प्रारूप जो पे आऊँगा, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ बस शेयर करना चाहूँगा कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सामान्यतः मेरे ख्याल से कुछ लोग जो काफ़ी समय से जुड़े हैं बिजली के क्षेत्र से, उनको शायद पता होंगी, लेकिन कई बार ये चीज़ें सामान्यतः पता नहीं होती। जैसे कि आप 6 महीने या 12 महीने का अगर एडवांस में बिल जमा करा देंगे तो आपको बैंक इंटरेस्ट रेट पे रिबेट मिलेगी। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं इनको बताने का प्रयोजन यही है कि हम इनका उपयोग कर सकें, साथ में हमारे जो साथी और जो हमारे साथ हैं उनको भी ये आगे बता सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो उनके बिजली के बिल से या बिलिंग से जुड़े जो विषय पे उनके सवाल या उनकी कंप्लेंट्स या शिकायतें हैं, उनका वो स्वयं निदान कर सकें जितना भी हो सके। तो ये अपना एक बिल है मोटे तौर पे, जो कि आप देखेंगे तो जयपुर और अजमेर डिस्कॉम में प्रचलित है। तो जयपुर डिस्कॉम में भी हर जगह स्पॉट बिलिंग जयपुर डिस्कॉम में भी हर जगह स्पॉट बिलिंग नहीं है। कई जगह अभी भी पुराने प्रारूप में ही बिल जा रहा है, लेकिन अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम में इसी प्रारूप में ही बिल जाता है। तो अगर आप देखें तो ये जो हमारा पर्पल कलर का है, ये उपभोक्ता विवरण है, यानी कि इसके अंदर आएगा आपका क्या उसका नाम है, क्या पता है, के नंबर क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है, इस तरीके की चीज़ें इसके अंदर हमें दिखाई देंगी। इसके नीचे फिर हमें मीटर विवरण मिलेगा। मीटर विवरण यानी मीटर का संख्या क्या है, मीटर का कनेक्टेड लोड क्या है, इत्यादि जैसी चीज़ें हमें इसके अंदर नज़र आएंगी। फिर उसके नीचे हमें पठन का विवरण मिलेगा, यानी पिछली बार कितना पठन था, आपकी बार कितना पठन है, क्या केवीए है, क्या केडब्ल्यूएच है, और इस तरीके की चीज़ें हमें इस लाल रंग के ये जो एरिया है इसके अंदर मिलता है। इसके बाद संक्षिप्त बिल विवरण ऊपर इस येलो कलर के बॉक्स में हमें दिखाई देगा, जिसके अंदर की लिखा होगा कि बिल का माह कौन सा है, कब तक बिल चुकाना है, कितने का बिल है, एट्सेट्रा। फिर जो हमारे एक्चुअल बिल के कंपोनेंट्स हैं, यानी कि कितना पैसा हमें किस मद में यानी किस हेड के अंदर चुकाना है, वो इस ग्रीन कलर के बॉक्स में हमें पता लगेगा। अब इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि मैंने कहा कि बिजली के बिल में हमें सिर्फ बिजली का बिल ही नहीं मिलता, हमें बिजली के बिल में साथ में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे करते हैं, हम अर्बन सेस पे करते हैं, हम अर्बन सेस के अलावा कुछ कंज्यूमर्स वाटर कंजर्वेशन सेस भी पे करते हैं। फिर कभी कभी उसमें हम जैसे देखते हैं फ्यूल सरचार्ज भी आता है, कमीशन अगर अप्रूव कर देता है तो स्पेशल फ्यूल सरचार्ज भी आता है, और इसमें फिर साथ में कई बार एरियर्स भी होते हैं। कहीं कभी कोई पुराना बिल में कोई ऐसा एडजस्टमेंट जो ऑडिट में डिस्कॉम के अकाउंट स्ट्रीम में निकला कि कुछ पुराना बकाया था, तो उसको भी इसमें दर्शाया जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ कोड्स भी यूज़ होते हैं, जो कि अगेन सबसे नीचे वाला जो ये सफ़ेद रंग का भाग है, इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो ये कोड्स भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि आपको बिल में ही पता लग सके कि अगर मेरे ये 200 रुपये की राशि आई है तो वो किस तरीके से किस वजह से आई है। अब हम बात करते हैं हमारे घरेलू उपभोक्ता बिल के टैरिफ श्रेणी और
मीटर सुरक्षा राशि और इन सब चीज़ों के बारे में, यानी कि हमारे मीटर के इस भाग के बारे में। तो इसके अंदर की जैसे कि हम देख सकते हैं कि टैरिफ श्रेणी के बारे में हमें बताया गया अभी कि हमारी टैरिफ श्रेणी इस तरीके से मेंशन नहीं होती है कि ये हमारी टैरिफ छोटा है, टैरिफ घरेलू है या अघरेलू है, उसके लिए कोड हमें मेंशन होता है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम वो कोड जाने, जिससे कि हमें पता हो कि हम सही श्रेणी में हमारी बिलिंग हो रही है। इसके बाद इसमें अन्य डिटेल्स होती हैं। कृपया 1 मिनट दीजिए सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें जैसे वो पीछे वाली स्लाइड देखें, जैसे वो दिया हुआ है, इसमें टैरिफ कोड दिया हुआ है 1000 × A। 1000 मीन्स डोमेस्टिक कंज्यूमर है, और A ये जो सफिक्स लगाते हैं ये कई से डेजिग्नेट होता है कंज्यूमर की, ये मालिक है या किराएदार है या कोई सरकारी कनेक्शन है, या जैसे मंदिर के कनेक्शन में ईडी की छूट होती है तो मंदिर के कनेक्शन में जे कोड लग जाता है लास्ट में। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी कंज्यूमर को अलग अलग सफिक्स जुड़ जाते हैं, वो अलग अलग डिफाइन किए हुए हैं उसके लिए। गौशाला है, गौशाला को डोमेस्टिक में माना हुआ है, लेकिन गौशाला को 50% सब्सिडी मिलती है घरेलू श्रेणी में, तो उसके लिए एक सफिक्स अलग से जुड़ जाएगा उसमें। इस तरह से कैटेगरी में इसमें सफिक्स लगा देते हैं जी। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये लिस्ट हम उपलब्ध करा देंगे सभी को। तो टैरिफ श्रेणी के साथ ही इसी में खाता संख्या शहरी ग्रामीण है तो रूरल या अर्बन दिखाया जाएगा। मीटरिंग टाइप, मीटरिंग स्वामित्व, सप्लाई वोल्टेज, मीटरिंग वोल्टेज, फीडर कोड और मीटर की स्थिति और उपभोक्ता की स्थिति दोनों उसमें कोड के द्वारा मेंशन्ड होती है। जैसे मीटर की स्थिति का कोड हम आगे डिस्कस करेंगे अभी कि मीटर की स्थिति के डिफरेंट कोड्स क्या होते हैं। पावर फैक्टर इसके अंदर मेंशन्ड होता है कि आपका पावर फैक्टर कितना है। कनेक्टेड डिमांड या लोड कितना है, जैसे ये कनेक्टेड लोड इसमें सिर्फ 0.5 किलोवाट है जो काफ़ी कम है, लेकिन जनरली मेरे ख्याल से 2 से 5 के बीच में हमारे घरेलू कंज्यूमर्स होते ही हैं सिंगल फेस के, और 5 से ऊपर जनरली 5 से 6 के भी ऊपर 3 फेस कनेक्शंस होते हैं। मैं घरेलू कनेक्शनों के बारे में बताना चाहूँगा कि जो घरेलू कनेक्शन होते हैं उसमें जैसे आधा किलोवाट लोड लिया हुआ है, लेकिन घरेलू कनेक्शन में लोड चेक करने का कोई प्रावधान नहीं है। घरेलू कनेक्शन में जो स्थायी शुल्क लगता है वो पर सर्विस लगता है, लोड के आधार पर नहीं लगता है स्थायी शुल्क, वो पर सर्विस लगता है। तो अतः घरेलू कनेक्शन में यदि अपन आधा किलोवाट का लोड है और अपन 4 किलोवाट या 3 किलोवाट काम भी ले रहे हैं तो अभी कोई इस पर सरचार्ज या पेनल्टी का प्रावधान नहीं है जी। तो जैसा सर ने कहा कि डिमांड बेस्ड अभी हमारा घरेलू कनेक्शंस में हमारा टैरिफ नहीं है, यानी कि मैं 5 किलोवाट का कनेक्शन है तो मेरे को फिक्स्ड ही देना है। अगर मैं 5 किलोवाट है या मैं 2 किलोवाट मेरा कनेक्शन है और मैं 5 किलोवाट यूज़ कर रहा हूँ तो भी मैं 2 किलोवाट वाला ही जो फिक्स चार्जेस है वही पे करूँगा। इसके बाद जो हमारी पठन के जो डिटेल्स हैं वो ये रेड हिस्से के अंदर होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं तो जो वर्तमान पठन तिथि और गत पठन तिथि इसके अंदर दी गई है, मीटर नंबर, पिछली बार कितना पठन था और अब की बार कितना पठन है, और उसका डिफरेंस जो होगा वो आपकी टोटल खपत मीटर में दिखाई जाएगी। इसके अलावा एक अमानत राशि या सिक्योरिटी एक डिपॉजिट किया जाता है निगम द्वारा। मीटर सुरक्षा राशि और सिक्योरिटी डिपॉजिट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं बेसिकली। मीटर सुरक्षा राशि दी जाती है मीटर के एवज में। अगर मीटर निगम द्वारा लगाया जाता है तो उसके बदले में एक मीटर सिक्योरिटी ली जाती है जिसके ऊपर किसी भी तरीके का ब्याज नहीं दिया जाता। लेकिन सिंस चूँकि निगम अपने आप में एक सर्विस दे रहा है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है जो कि जनरली 2 महीने के फिक्स चार्जेस के बराबर होता है। 2 महीने के औसत खपत के बराबर। जो 12 महीने की अपनी औसत कंजम्पशन है, पिछले 12 मंथ्स का जो एवरेज कंजम्पशन है उसके बराबर जो है सिक्योरिटी अमाउंट हर कंज्यूमर का होना चाहिए। RERC का मैंडेट है। तो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स में तो अभी तक हम ये रेगुलर कर रहे हैं। डोमेस्टिक में ये फीचर रेगुलर नहीं है, पर बीच बीच में डोमेस्टिक में भी कई बार नोटिस देके सिक्योरिटी ली गई है। पर कमीशन का मैंडेट ये है कि अपन हर साल उसको रिव्यू करेंगे सिक्योरिटी को।
क्योंकि अपना कंज्यूमशन बढ़ जाता है, बिजली की रेटें चेंज हो जाती हैं, तो उस हिसाब से अपनी सिक्योरिटी भी कम ज़्यादा होती रहती है। तो उसको हर साल अप्रैल के बाद रिव्यू करेंगे, और यदि एक्सेस जमा है तो उसको बिलों में एडजस्ट करेंगे, और यदि शॉर्ट है तो हम आज से कंज्यूमर से रिकवर करेंगे। तो इसमें जैसे कि हम जानते ही हैं, परमार जी हैं, जैसे पिछले 6 महीने पहले या 3-4 महीने पहले सभी को नोटिस जारी हुए थे, जब सभी का दोबारा से एक मूल्यांकन किया गया था कि उनकी औसत खपत पिछले 12 साल में क्या है, 12 महीने में क्या हुई थी और किस तरीके से बढ़ी है, और उसमें वो एडेड जो सिक्योरिटी वैल्यू थी वो मांगी गई थी। इस सिक्योरिटी में एक विशेष बात यह है कि इस पे जो प्रचलित बैंक दर होती है, उस बैंक दर के आधार पर ब्याज देय होता है, जो कि वर्ष के अंत में निगम को बिजली के बिल में एडजस्ट करना होता है। तो ये हम चेक कर सकते हैं कि हमें वो ब्याज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब इसमें हम आगे चलें तो हमारा अगला जो सेक्शन है वो है ये ग्रीन सेक्शन, जिसके अंदर कि हमारा विद्युत शुल्क, विद्युत खर्च का विवरण है। अब इसमें जैसे हम देखें विद्युत खर्च इसमें दिया हुआ है, तो विद्युत खर्च इसमें सीधे निर्धारित डिटरमाइन किया जाता है। बेसिकली हमारी जितनी भी किलो यूनिट्स कंज्यूम हुई है और जो आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारण हुआ है, उसके अनुसार हमारा कितना हमारा विद्युत खर्च हुआ है, वो यह विद्युत खर्च होता है। स्थायी शुल्क अगेन जो स्वीकृत टैरिफ और स्वीकृत जो श्रेणी होती है हमारी लोड की, कनेक्टेड लोड की, उसके आधार पे ये स्थायी शुल्क लगाया जाता है। फ्यूल सरचार्ज के बारे में हमने बात की। इसके अंदर औसत बिजली खरीद के 15% से ज़्यादा फ्यूल सरचार्ज नहीं होना चाहिए, ऐसा नियम है रेगुलेटरी कमीशन द्वारा। इसमें भारत सरकार द्वारा भी कुछ नए नियम लाए गए हैं फ्यूल सरचार्ज की कंप्यूटेशन के लिए, तो वो मेरे ख्याल से जल्द ही रेगुलेटरी कमीशन के नियमों में शामिल कर लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पावर फैक्टर सरचार्ज या शंट कैपेसिटर सरचार्ज, जैसे मैंने बात की, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इसका उपयोग नहीं होता है, लेकिन ये भी एक सरचार्ज है जो कि लगाया जाता है। अनाधिकृत उपभोग राशि, यानी कि अधिकृत श्रेणी या स्वीकृत लोड से ज़्यादा बिजली का उपभोग करने पे जो अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, उसको जो राशि होती है वो इस कॉलम 6 नंबर में ली जाती है। फिर इसी श्रेणी में विद्युत शुल्क, जैसे मैंने कहा कि एक ड्यूटी है जो कि ली जाती है सरकार द्वारा। जल संरक्षण उपकर यानी वाटर कंजर्वेशन सेस, जो कि लिया जाता है सरकार के द्वारा, और नगरीय उपकर जो 15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से। जल संरक्षण उपकर जो है ये घरेलू उपभोक्ताओं पर नहीं लगता, ये जल संरक्षण उपकर केवल कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं पे लगता है। इसी तरह से जो नगरीय उपकर हैं वो भी 100 यूनिट से अधिक उपभोग करने वाले जो नगरीय सीमा में रहते हैं उपभोक्ता, केवल उन्हीं पे लगता है। रूरल कंज्यूमर्स पे जैसे जो शुरू में अपन ने बात की थी ना टैरिफ कोड की, जहाँ यदि रूरल टैरिफ कोड आ गया तो वहाँ नगरीय उपकर नहीं लगेगा। नगरीय उपकर जो अर्बन एरियाज़ में लोग रहते हैं उन पे लगता है, और जिनका कंजम्पशन 100 यूनिट से ज़्यादा है उन्हीं पे लगता है। जैसे कि ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हमारा अभी प्रचलित है, जैसे कि मैंने कहा जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के एरियाज़ में। जयपुर डिस्कॉम के एरियाज़ में और पूर्णतया नहीं, लेकिन अभी फिर भी ये स्पॉट बिलिंग का ये फॉर्मेट प्रचलित है, जो कि थोड़ा सिंपल है उस बड़े फॉर्मेट से। और इसमें भी जैसा कि हम देख सकते हैं कि लाल रंग के जो एरिया शीट कर रखा है वो उपभोक्ता विवरण प्रदान करता है। उसके नीचे मीटर का विवरण है, फिर पठन का विवरण है, उसके बाद उपभोग शुल्क और छूट का विवरण है, और अंत में कुल देय राशि का विवरण दिया गया है। तो अगेन इसी में भी वही चीज़ें हैं कि अमानत राशि और श्रेणी इसके अंदर बताई गई है। अब हम बात करें टैरिफ अनुसूची की, तो जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि ये आयोग द्वारा निर्धारित दरें हैं, और आयोग द्वारा निर्धारित
टैरिफ की श्रेणियां हैं, जैसे कि घरेलू श्रेणी है तो उसके अंदर प्रथम 50 यूनिट तक जो यूज़ करते हैं लोग, उनके लिए 3.5 रुपये प्रति यूनिट टैरिफ निर्धारित किया गया है। और स्मॉल डोमेस्टिक के लिए प्रथम 50 यूनिट के लिए 3.85 यूज़ किया गया है। इसी के लिए तरीके से उनसे फिक्स चार्जेस भी लिए गए हैं 100 और 125 रुपये। इसी तरीके से अघरेलू उपभोक्ता हैं हमारे 5 किलोवाट तक के, और 5 किलोवाट से ऊपर जो अघरेलू उपभोक्ता हैं उनके लिए अलग टैरिफ है। इसी तरीके से रोड लाइट, कृषि मीटर, कृषि फ्लैट और लघु उद्योग का टैरिफ भी निर्धारण किया गया है। ये 5 किलोवाट से नीचे और 5 किलोवाट से ज़्यादा वाले अघरेलू उपभोक्ता हैं, उनमें जो बिजली की रेट है, विद्युत शुल्क जो है वो तो सेम रहता है, लेकिन जो स्थायी शुल्क है उसमें फ़र्क है। 5 किलोवाट तक के जो उपभोक्ता हैं उनका स्थायी शुल्क पर कनेक्शन लगता है, और 5 किलोवाट से ज़्यादा लोड होने पर जो स्थायी शुल्क है वो पर किलोवाट आधार पे लगता है। जी, तो ये हमारा मोटा मोटा टैरिफ शेड्यूल है। इसमें अगेन हम, अगर मैं इसको दिल्ली या किसी दूसरे राज्य के टैरिफ शेड्यूल से कंपेयर करूं तो थोड़ा सा ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि इतना सिंपल नहीं है। जैसे कि आप खुद ही देख रहे हैं कि घरेलू में आपको अपनी श्रेणी ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है। तो एनीवे ये सिर्फ हमने घरेलू और जो हमारे छोटे उपभोक्ता हैं उनका यहाँ पे टैरिफ दर्शाया है। इसके अलावा भी कई तरीके के उपभोक्ता हैं जिनका टैरिफ हमने यहाँ नहीं दर्शाया है। इसमें ये बताएं 600 यूनिट अगर बिजली का बिल है तो क्यूमुलेटिव लगता है या 600 की डायरेक्ट लगती है? 600 यूनिट का बिजली का बिल है तो स्लैब वाइज लगेगी। शुरू की 50 यूनिट पे 4 रुपये 75 पैसे लगेंगे, फिर अगली जो 100 यूनिट है उस पर 6 रुपये 50 पैसे लगेंगे, फिर नेक्स्ट 150 यूनिट पे 7.35 लगेंगे, अगली 200 यूनिट पे 7 पैसे लगेंगे, और केवल 100 यूनिट पे 7 रुपये 95 पैसे लगेंगे। जी, तो इसको टेलीस्कोपिक टैरिफ कहा जाता है कि आपका अगर मैंने 500 यूनिट प्रति माह से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे आप दर देख रहे हैं 7.95 है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 550 को 7.95 से गुणा करके आपका टैरिफ दे दिया जाएगा। आपको 0 से 50 में जो दर है 50 यूनिट उसकी लगेंगी, 50 से 150 की जो दर है या 50 से 200 की जो दर है वो उस पे लगेगी, और इस तरीके से स्लैब वाइज आपका टैरिफ कंप्यूट होगा। अभी राज्य सरकार ने जो अनुदान डिक्लेयर किया है उसमें कहा है कि 100 यूनिट सबको फ्री है। तो 100 यूनिट फ्री का मतलब है कि 100 यूनिट जिसका 100 यूनिट तक का कंजम्पशन है उसको तो बिल्कुल फ्री है, उसके फिक्स चार्जेस भी फ्री हैं, उसके इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। जो 100 से 200 यूनिट के बीच में कंज्यूम कर रहा है पर मंथ, उसको 100 यूनिट तक के तो एनर्जी चार्जेस फ्री हैं, और उसके अलावा फिक्स चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, फ्यूल सरचार्ज वो सब उसके माफ़ हैं। और जिसका 200 यूनिट से ज़्यादा उपभोग है उसको भी शुरू के 100 यूनिट के एनर्जी चार्जेस माफ़ हैं। मतलब जैसे स्लैब है अपनी, शुरू की 50 यूनिट पे 4 रुपये 75 पैसे, तो उसके 50 यूनिट के 237 रुपये 50 पैसे हो गए। अगली स्लैब 6 रुपये 50 पैसे है, तो 50 यूनिट का 325 रुपये, 325 और 237 562 रुपये 50 पैसे हर उपभोक्ता को सब्सिडी मिलेगी। चाहे उसका कंज्यूमशन 1000 यूनिट है उसको भी 562 रुपये सब्सिडी मिलेगी। जी, जैसे कि मैंने सर ने बताया ही दिया है कि ये टैरिफ कोड्स की लिस्ट है हमारी, किस तरीके से टैरिफ कोड डिटरमाइन होता है, और इसकी सूची हम आपको प्रदान करेंगे। तो ये टैरिफ कोड का जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि किस तरीके से किस कैटेगरी का टैरिफ कोड निर्धारित होता है। इसके अलावा हमारे पास आगे है मीटर कोड, यानी कि मीटर की स्थिति को जो हमारा टैरिफ दिखाता है वो है। यानी कि अगर आपका मीटर जला हुआ है तो आपके बिल में बी करके कोड आएगा, अगर डिफेक्टिव है तो डी करके कोड आएगा, रुका हुआ है तो एस, और अगर सील टूटी हुई है तो एम। तो इस तरीके से ये जो कोड्स हैं, इन कोड्स के द्वारा हम जान सकते हैं कि निगम के अनुसार हमारे मीटर की स्थिति क्या है। तो ये भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ की या मुख्य प्रावधानों की, जो कि
निगम द्वारा बनाए गए रूल्स हैं, जो कि आयोग द्वारा जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं उस पर आधारित है। तो एक तो पहला सॉरी, इसको मैं थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ। तो जी जी बिल्कुल सर। कि जैसे आपने बताया कि 1 से 1 तारीख को बिल आता है, हाँ, लेकिन जैसे रीडिंग में 16 तारीख को ली गई है, तो 1 से 16 तारीख की जो रीडिंग है उसमें जुड़ के आती है। नहीं, एक से एक तक की रीडिंग लेने का प्रावधान है। 16 तारीख को भी मीटर रीडर रीडिंग लेने जाएगा तो वो मीटर में स्टोर रहती है 1 तारीख की रीडिंग, तो वो क्या है कि वो 16 को जो लिमिट हाँ, वही ले रहे हैं। वो कुछ मीटर रीडर जानकारी की अब हम ऐसा ले रहे हैं कि जिस दिन रीडिंग लेने जाते हैं उसी दिन की रीडिंग उसमें पंच कर देते हैं। तो स्पॉट बिलिंग में जो हो रहा है ना बिल, उसमें वो वही हो रहा है कि जैसे आपने इस महीने हमारी बिलिंग लेट हो गई, इस महीने बिलिंग लेट हुई, तो 1 महीने से कुछ दिन ज़्यादा के बिल बने। जैसे पिछले महीने की रीडिंग 7 तारीख को ली थी, इस महीने की रीडिंग 15 तारीख को ली, तो 1.25 मंथ्स का बिल बना। तो सब्सिडी भी 1.25 मंथ्स के हिसाब से लगी, जो स्लैब की रेट्स है वो भी 1.25 मंथ की लगी। क्या है कि हमारे फ्लेरा क्षेत्र से हूँ, और वहाँ पे कई लोग में थोड़ा ऐसा है कि हमने एनजीएन के पास भी गए थे और 16 तारीख को मीटिंग और रीडिंग लिया गया। हाँ, तो उसमें समस्या ये है कि जो सब्सिडी है 399 रीडिंग आया है, तो उनको तो सब्सिडी मिली है 2300 कुछ रुपए, और जिनके 406 रीडिंग आए हैं, हाँ, उनको सब्सिडी मिली है 1125 रुपए का। तो मैंने बताया ना अभी, जिनके 200 यूनिट पर मंथ, उन कंज्यूमर का बिल 2 महीने से आ रहा होगा, तो 200 यूनिट पर मंथ, जिसका 200 यूनिट पर मंथ तक कंजम्पशन है, उसके केवल 100 यूनिट के एनर्जी चार्जेस लगेंगे, बाकी सारे चार्जेस माफ़ हैं। लेकिन 200 यूनिट से ज़्यादा कंजम्पशन है, उसको 562 रुपये यानी 2 महीने के बिल में 1125 रुपये सब्सिडी मिलेगी। तो उनका 2 महीने का कंजम्पशन जो है वो 400 यूनिट से ज़्यादा हो गया, तो इसलिए उनको वो जो सब्सिडी कम मिली है। सर, इनका कहना है कि रीडिंग देर से लेने से 406 हो गया। नहीं, रीडिंग डेट तो नहीं, रीडिंग डेट फीड होती है, और यदि रीडिंग डेट से 2 महीने से ज़्यादा है तो उसमें नंबर ऑफ मंथ्स बिल्ड, एक बिल में कॉलम आता है नंबर ऑफ मंथ्स बिल्ड, उसमें 2 महीने, 2.1 मंथ्स, 2.2 मंथ्स, तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन होती है। तो सर ये प्रावधान है, इनके मुताबिक आप बिल चेक कर सकते हैं और जो संबंधित जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि अगर उसमें बिल में कहीं कोई त्रुटि है तो लेकिन प्रावधान जो हैं, जो रूल हैं, जो नियम हैं, वो ये हैं जैसा कि सर ने बताया अभी। तो अभी हम बात करेंगे जो सप्लाई कोड एंड कनेक्टेड मैटर्स रेगुलेशंस जो RERC ने बना रखी है आयोग ने, उसके आधार पर एक टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सप्लाई डॉक्यूमेंट है। इसको मतलब मदर डॉक्यूमेंट शायद कहते हैं हमारे यहाँ पे निगम में जितने भी अधिकारी हैं, क्योंकि बिजली की जो भी आपूर्ति, जो भी नियम है, वो सभी इसी डॉक्यूमेंट में है। ये भी उपलब्ध है, ये भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो बिलिंग से लेके, मीटरिंग से लेके, बिल में क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बिल किस फ्रिक्वेंसी में मिलना चाहिए, कितने दिन पहले मिलना चाहिए, अगर चोरी की जा रही है बिल तो उसको कैसे पकड़ना है, किस अवधि में आप मीटर चेक करने जा सकते हैं, मीटर रीडिंग के आवर्स क्या हैं, आप रात को 9 बजे मीटर रीडिंग करने नहीं जा सकते किसी के घर। तो ऐसी छोटी से छोटी चीज़ इस टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके अंदर निर्धारित है। यहाँ पे हम सिर्फ बिलिंग और मीटरिंग से संबंधित कुछ मुख्य प्रावधानों की बात करेंगे समय अवधि के अभाव में। तो जैसे कि एक नियम जो है वो ये है कि हमें निगम को सभी तरीके के बिल्स जो हैं वो अपने वेब पोर्टल पर अवेलेबल कराने हैं, और कंज्यूमर को बिल डिस्पैच का SMS के द्वारा भी इंडिकेट करना है। तो उसको SMS भी मिलना चाहिए कि आपको बिल भेज दिया गया है, बिल की टोटल जो राशि है वो इतनी है और आपकी जो ड्यू डेट है वो इतनी है। वर्तमान में मेरे विचार में ये सीमित उपभोक्ताओं के साथ ही होता होगा। मतलब आप सब यहाँ उपस्थित हैं, आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। लेकिन इसका मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारे
डेटाबेस जो है निगम का उसके अंदर मोबाइल नंबर लिंक्ड ही नहीं होते हैं। यदि अपना Generally। मोबाइल नंबर ठीक लिंक्ड है तो मतलब एसएमएस आता है, क्योंकि जैसे मेरा कनेक्शन है, मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, मेरे फ़ोन पे एसएमएस आता है, मेरे को बिल देखने की ज़रूरत ही नहीं होती, मैं बिल देखता ही नहीं हूँ, मेरे बिल में आ जाता है इतना पैसा है, मैंने बिजली मित्र ऐप डाउनलोड कर रखा है, मैं बिजली मित्र ऐप खोलता हूँ, बिजली मित्र ऐप पे दिख जाता है कि इतना पैसे का बिल मेरा जनरेट हो गया, मैं ऑनलाइन उसका वहीं से पेमेंट कर देता हूँ और हाथ के आधी रसीद जनरेट हो गए उस पर आ जाती है, और थोड़ी देर बाद ही वो उस पर सिस्टम पे मेरा आउटस्टैंडिंग जीरो दिखाना शुरू कर देता है। तो मतलब यदि आपका मोबाइल नंबर सही रजिस्टर्ड है तो उस पर एसएमएस आ रहे हैं। तो अगेन ये भी एक प्रोविज़न है कि निगम सभी कंज्यूमर्स के मोबाइल नंबर अपने डेटाबेस में लेगा, और बाकी अगर और डिटेल्स भी ली जा सकती हैं, जैसे ईमेल है, जैसे मुझे मेरा बिल ईमेल पर आता है, मुझे मेरा बिल और मेरा क्या ड्यू डेट है एसएमएस पे नहीं आता, लेकिन ईमेल पर मेरे को वो जानकारी मिल जाती है। तो ये भी एक प्रावधान है कि ये सब डिटेल्स डेटाबेस में निगम के हमारे होनी जो चाहिए। बड़े कंज्यूमर हैं, एलआईपी कंज्यूमर्स हैं, जिनको अपन एलआईपी कहते हैं, जिनका बहुत बड़े हैं, मतलब करोड़ों तक में बिल आते हैं, उनके बिल जनरेट होते ही ईमेल पे चले जाते हैं। और जैसा अपन ने प्रावधान बताया कि 10 दिन पहले यदि कोई पेमेंट करता है तो उसको 0.35% की रिबेट है, तो उनकी रिबेट भी लाखों में बनती है। तो ऐसे भी कंज्यूमर हैं जो इंडस्ट्री वाले जो 10 दिन पहले पेमेंट करके रिबेट ले रहे हैं, मतलब उनको बिल जनरेट होते ही 10 दिन का टाइम मिलता है, उनको बिल वो जिस दिन बिल मिलता है उसी दिन तुरंत पेमेंट कर देते हैं और 10 दिन की रिबेट अवेल कर रहे हैं। इसके अलावा इस एसएमएस के साथ ही जैसे कि मैंने कहा कि बिल जनरेट होते ही उसकी ड्यू डेट और बिल डिलीवर हो गया ये जानकारी अपने आप एसएमएस पे जानी चाहिए। ड्यू डेट जिस वीक में आ रही है उस वीक में 2 अलर्ट भेजने का प्रावधान है, और एक बार जब आप पे कर देते हैं तो उसका पेमेंट का एक्नॉलेजमेंट भी विद नंबर यानी रिसिप्ट नंबर मैसेज पे लिखने प्राप्त कंज्यूमर को देने का प्रावधान TCOS और सप्लाई कोड के अनुसार है। तो हम ये चेक कर सकते हैं ये होता है कि नहीं और हमारे नंबर्स अपडेटेड हैं कि नहीं। इसके अलावा एक एनुअल स्टेटमेंट ऑफ बिल्स देने का प्रावधान है कंज्यूमर्स को, यानी कि हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में उन्होंने कितना कंजम्पशन किया, कितना पेमेंट किया और कितना इंटरेस्ट उनकी सिक्योरिटी पे बना, ये एनुअल स्टेटमेंट, यानी कि जैसे बैंक हमारा एक बैंक स्टेटमेंट देता है उस तरीके से कंज्यूमर को भी एक एनुअल स्टेटमेंट देने का प्रावधान है निगम द्वारा TCOS के प्रोविजंस में। इसके अलावा इशू डेट के 3 दिन के अंदर निगम ये नियम है कि निगम बिल डिलीवर कर देगा, यानी अगर 1 तारीख को बिल जारी किया गया है बिल की तिथि के अनुसार तो 3 दिन के अंदर वो कंज्यूमर तक पहुंच देना चाहिए, और कम से कम 10 दिन का उसमें प्रावधान है कि जब उसको बिल प्राप्त हो जाता है तो उसको पेमेंट के लिए कम से कम 10 दिन उसे मिलने चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि मुझे आज बिल मिला और परसों मुझे पेमेंट करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बीच में कम से कम 10 दिन का गैप होना चाहिए। इसके अलावा अगर डिले 60% से ज़्यादा है बिल की डिलीवरी का तो उसमें 2% रिबेट का भी प्रावधान है। सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे अगर इसमें तो? नहीं ठीक है। 2% छूट का क्या प्रावधान है? सर अगर बिल हमें 60 दिन या उससे ज़्यादा लेट मिलता है तो हमें उस बिल पे 2% छूट का प्रावधान है, यानी कि मुझे किसी मंथ का बिल मिला ही नहीं तो 2 महीने बाद मिला बिल, 2 महीने या उसके बाद मिला तो उस पर 2% छूट का प्रावधान है। कैसे होगा? वो आप उसको प्रूफ क्या मानेंगे? हाँ, ये तो करके प्रूव कैसे होगा? आप तो वहाँ ऑफिस में कहेंगे नहीं हमने टाइमली डिलीवर नहीं सर, अभी जैसे एक नियम मेरे ख्याल से अभी ये भी है कि अभी ये नया एक डायरेक्शन, मतलब सर को ज़्यादा आइडिया होगा, इशू हुआ है कि स्पॉट बिल आप वहाँ डाल के नहीं आ सकते, आपको हाथ में पकड़ा के रिसिप्ट लेना है बेसिकली, आपको बिल की रिसीप्ट मिलेगी। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि वैसे वो स्पॉट बिलिंग में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही, कर रहे हैं लेकिन उसकी कोई रिसीप्ट वाला प्रावधान तो वो अभी अभी एक शायद प्रावधान सर अभी हाँ, ऐड हुआ है ऐड हुआ है। basically। तो इसमें सर देखिए जैसे हर सिस्टम में, सिर्फ बिजली की बात नहीं करूँगा मैं, हर तरीके के सिस्टम में
एक पेरेंट एक रेगुलेशन बनती है, कुछ नियम बनते हैं, और फिर जब नीचे जाते हैं तो उनमें कुछ नियम काफ़ी अच्छे, नियमों की पालना काफ़ी अच्छे से हो रही होती है, कुछ की नहीं हो रही होती। तो अगेन इन कार्यशालाओं का भी उद्देश्य यही है कि आपस में मिलके किस तरीके से सहभागिता से हम इंश्योर कर सकते हैं कि उन नियमों की पालना हो। अगर हमें नियम ही नहीं पता होंगे तो हम जाके बोलेंगे कैसे कि हमको ये 60 दिन में मिलना चाहिए था या 5 दिन में मिलना चाहिए था, या आपने हमें सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया जबकि हमें कम से कम 10 दिन का टाइम पेमेंट के लिए चाहिए होता है। अब कोई अगर आर्थिक रूप से इतना समर्थ नहीं है कि 1 दिन में या 5 दिन में ही वो बिल के पैसे जुटा सके, तो उसके लिए काफ़ी बड़ा मुसीबत हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस तरीके के प्रावधानों का पालना हो। मगर यदि उपभोक्ता CGRF में भी आता है और महिलाएं भी वर्किंग है, तो वहाँ ये क्या आ जाता है कि आपका बिल तो आ गया था, बिल उसको प्राप्त नहीं होता है, तो आप अपने मोबाइल पे जो SMS आता है उसके अकॉर्डिंग जमा करा। बिल हाथ में देने का जो प्रावधान है तो उसके लिए कहा जाता है कि बिल वाला आ गया था। अगर आपको नहीं मिला है तो इसमें डिपार्टमेंट की कोई फॉल्ट नहीं मैडम, आपके SMS आ गया था तो आप उसके अकॉर्डिंग जो पहला ही पॉइंट है इसमें बिल भेजने की सूचना, बिल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी डिलीवर किए जा सकते हैं। कमीशन ने ये कह रखा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी बिल दे सकते हैं, जैसे ईमेल है या SMS है, इसके माध्यम से भी बिल डिलीवर किए जा सकते हैं। एक बात बताइए कि उपभोक्ता तो मजदूर टाइप के लोग भी होते हैं, चाहे उनके कितनी भी यूनिट खपत हो, वो हाँ। नहीं समझते हैं या स्मार्ट मोबाइल नहीं है उनके पास। आजकल तो देखो आप समय के हिसाब से पैटर्न बदलता जा रहा है, हर आदमी मोबाइल रखता है, गवर्नमेंट मोबाइल बांट रही है तो सबको, और बड़ा इजी कर दिया है। आप बिजली मित्र ऐप है, इतना आसान ऐप है, ये डाउनलोड करके रखें, उसमें सारी सूचनाएं मिलती हैं आपको। अच्छा, कि यदि बिल हाथ में नहीं मिलता है और 2-3 महीने का हो जाता है, उसमें यदि कंज्यूमर आता है कि हमें इसमें कुछ छूट दी जाए, तो उसको पहली बात यही कही जाती है आपके EN के द्वारा, मैं जयपुर डिस्कॉम की CGRF मेंबर हूँ, कि आपके SMS पे या उस पे आ गया तो ये काम पूरा हो गया, आप ये इसमें पहली लाइन ही है ना कि भाई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी बिल देना जो है वो बिल डिलीवर्ड माना जाएगा। सर फिर प्रावधान क्या रहा उसका? तो मैम इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि अभी के प्रावधानों में, जैसे प्रावधानों में भी मेरे ख्याल से सर विचार में ऐसा नहीं है कि बिल हाथ में पका के रेसिप्ट ली जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जैसे मतलब मैंने भी कुछ इस तरीके के बिजनेसेस में रहा हूँ, हर जगह बिल बांटना निगम के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि सबसे रेसिप्ट ले, लेकिन ये मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि नियामक तौर पे उठाया जा सकता है कि सप्लाई कोड में इस तरीके का अमेंडमेंट हो कि भाई एक्नॉलेजमेंट किस चीज़ को माना जाए, और जिससे कि ये भ्रांति दूर हो सके कि अगर SMS पे भेज दिया है तो उसको एक्नॉलेजमेंट माना जाएगा। सर मैं कुछ कहना चाहूँगा जी, मैं अजमेर से टाटा पावर है वहाँ, तो उन्होंने ये किया कि एक जैसे सूची पूरी बना दी जो कंज्यूमर की है, आपको बिल दे के और रिसिप्ट ले रहे हो, आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नंबर लिख रहे हैं, उस पर साइन ले रहे हैं तारीख, तो ये प्रॉब्लम लागू हुई है। पहले तो यही नियम थे, पहले तो होम डिलीवरी बिल की होती थी जब भी मांगते थे, पर इसमें प्रॉब्लम आती थी, बिल डिस्ट्रीब्यूटर एक जगह बिल डाल जाया करता था, और गाँव में तो बहुत प्रिविलेंट थी, वो बिल्कुल ले रहे वो परेशानी तो है क्योंकि कोई कंज्यूमर घर पे नहीं है और उसको बिल कैसे डिलीवर हो। हाँ वो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है। बिजली बोर्ड भी क्या करेगा, डिस्कॉम भी क्या करेगा, तो ये प्रॉब्लम है इसको। नहीं, ये नए जो प्रॉब्लम है ये लागू हो गई है, यानी कि साइन लेके बिल्कुल आपके जो कंज्यूमर है उसके घर जा रहा है और साइन ले रहा है। हाँ प्राइवेट कंपनियां तो कर रही है इस तरह का काम। हाँ सिटी में मामला सिटी में हो जाता है, पर रूरल एरियाज में थोड़ी दिक्कत आती है। अब मीटर में तो सर पहले ही भुगतान हो जाएगा, अब तो मतलब आप अब तो धीरे धीरे अपन जब स्मार्ट मीटिंग और प्रीपेड मीटिंग पे जा रहे हैं तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब जैसे मैं सर एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे मैं बज्जू करके बीकानेर में एक जगह है जो पाकिस्तान बॉर्डर के काफ़ी पास है, तो वहाँ से मतलब अराउंड 30 या 35 किलोमीटर दूर बज्जू से भी गांव है,
वहाँ पे 4-5 घर हैं और वहाँ पे सभी जो मीटर हैं वो एक ही पेड़ पे लगे हुए हैं। वो इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि वो घर ही इतना दूर दूर है, 1-1 किलोमीटर दूर घर हैं। अगर मैं इन प्रावधानों के अनुसार सबसे वहाँ अगर मीटर रीडर को भेजूंगा भी तो वहाँ बस नहीं है जाने के लिए। तो कुछ प्रैक्टिकल, कुछ व्यवहारिक इसमें इश्यूज भी हैं निगम की ओर से भी। लेकिन हाँ, मतलब जैसा सर ने कहा और सर ने भी कहा कि जैसे अजमेर में हो रहा है, अगेन फिर अर्बन एरियाज़ में थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि जैसे प्राइवेट आपने कहा ऑपरेटर्स हैं तो वो भी ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में ही है, रूरल एरियाज़ में नहीं काम कर रहा कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर। लेकिन इसमें लेकिन ये भ्रांति शायद दूर की जा सकती है कि एक्नॉलेजमेंट अगर SMS या ईमेल पर आ गया तो उसको माना जाए या किसको माना जाए, जैसा कि मैम ने कहा जी। तो अगर बिल, एक प्रावधान ये भी है कि अगर बिल गुम हो गया है, ये थोड़े प्रावधान इस तरीके से भी बनाए गए हैं कि जो लोग मोबाइल या बिजली मित्र ऐप या इन सब का उपयोग नहीं करते, आज भी काफ़ी लोग हैं जो कि जो मूल प्रति होती है बिल की उसी को ले जाके बिल को जमा करवाते हैं। तो ये कुछ प्रावधान उस आधार पर भी बनाए गए हैं कि अगर आपके पास बिल की प्रति खो गई है तो आपको बिल की डुप्लीकेट कॉपी इशू करी जा सकती है और इसको 3 दिन में इशू निगम को करना होगा आपके लोकल जो सब डिवीज़न ऑफिस है उसके द्वारा। और अगर आप लंबे समय के लिए अपने घर से जा रहे हैं, मतलब अपना परिसर छोड़कर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली मतलब निगम का मीटर रीडर आएगा, वो देखेगा अगर बंद है हर महीने, तो आप फिक्स चार्जेस एडवांस में उतने समय का पे करके निगम को इंटीमेट करके जा सकते हैं। तो इसमें इस प्रावधान से ये है कि आपको डिस्कनेक्शन या किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा उपभोक्ता और निगम के बीच में कि ये कंज्यूमर ने ये घर खाली है या फिर, क्योंकि फिक्स चार्जेस का बिल तो हर बार आएगा ही आएगा, तो आप इस प्रावधान के अंतर्गत वो फिक्स चार्जेस एडवांस में उस अवधि के लिए जमा भी करा जा सकते हैं। इसके अलावा एक प्रावधान ये भी है कि आप स्वेच्छा से भी 6 महीने का या 12 महीने का अपना बिल पिछले 6 महीने या पिछले साल के औसत के आधार पर जमा करा सकते हैं। इसमें छूट का प्रावधान है कि अगर आप इस तरीके से एडवांस में वॉलंटरी या तरीके से स्वेच्छापूर्ण तरीके से अपना बिल जमा कराते हैं तो आपको जो भी प्रचलित ब्याज की दर है उस ब्याज की दर के अनुसार आपको छूट उसमें दी जाएगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि डिलेड पेमेंट सरचार्ज की बात की, डिलेड पेमेंट सरचार्ज इसमें लगता है। अगर एक्सेस अमाउंट अगर निगम ले लेता है गलती से या किसी भी तरीके से, जैसे हमारे साथ ही कई बार होता है, ऑनलाइन आप बिल जमा करा रहे हो, एक बार फेलियर आ गया तो मैंने दोबारा बिल जमा करा दिया और निगम के पास मेरे पास 2 बार पेमेंट हो गई। तो अगर वो जितनी भी अवधि के लिए निगम के पास रहता है वो एक्सेस अमाउंट, तो वो उसको रिफंड भी किया जाएगा और उस पे इंटरेस्ट भी जो भी रिजर्व बैंक फॉर एग्जांपल मेरा ही एग्जांपल है, मेरा बिल पिछली बार 2 बार पे हो गया। मेरा बिल था, मैंने पे किया, मेरे को लगा कि उसको रिसीव जनरेट हुई, तुरंत मैंने सोचा ये पता नहीं पेमेंट फेलियर हुआ है क्या, और मैंने दोबारा, जब थोड़ी देर बाद मैंने बिजली बिल पे देखा तो मेरा माइनस बैलेंस बता रहा था। तब मैंने पेमेंट हिस्ट्री में गया, पेमेंट में देखा कि वो 2 बार पेमेंट हो रहा है, तो मैं कंफर्म हो गया कि 2 बार पेमेंट अगले बिल में जी। मेरा जैसे 1971 पे माइनस में आ रहा है। हाँ, मेरा 5167 रुपये माइनस। हाँ, तो वो तो जनरली एडजस्ट हो जाता है, मतलब मेरा भी कई बार होता ही है नेक्स्ट बिल में जी। लेकिन हाँ, आपकी बात सही है सर कि इंटरेस्ट वहाँ पे कहाँ मिलता है, ये एक देखने की चीज़ है। तो जब हमें पता है तो मेरे ख्याल से अब हम चेक कर सकते हैं कि इंटरेस्ट उस पर दिया गया है या नहीं। तो अब इसी तरीके से प्रोविजनल बिलिंग का भी एक प्रावधान होता है। प्रोविजनल बिल निगम जनरेट करता है तब जब मान लीजिए मीटर इनएक्सेसिबल है या मीटर रीडेबल नहीं है। जैसे कि हमारे जोधपुर डिस्कॉम के कुछ एरियाज़ हैं, बीकानेर जैसलमेर के, उसमें मैंने कई बिल ऐसे देखे हैं जिनमें मिट्टी ही इतनी जम जाती है, 1 महीने में ही मिट्टी से पूरा जम के बिल्कुल डार्क हो गया बिल, आपको मीटर रीडर को पता ही नहीं लगेगा। या फिर बिल मीटर किसी ऐसी जगह पर इंस्टॉल हुआ है जहाँ पे मीटर रीडर पहुँच ही नहीं सकता है, तो ऐसी अवस्था में प्रोविजनल बिल जारी कर दिया जाता है। मेरे विचार में पिछले 6 महीने के औसत के आधार पे या फिर पिछले साल के सेम मंथ के आधार पे एक
औसत बिल, प्रोविजनल बिल जारी कर दिया जाता है। लेकिन इसमें भी प्रावधान है कि जब तक कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन ना हो, 2 बिलिंग साइकिल से ज़्यादा प्रोविजनल बिल नहीं किए जा सकते। यानी कि जो भी वजह से प्रोविजनल बिल जारी किए जा रहे हैं उन वजहों को दूर करना निगम की जिम्मेदारी है और 2 से ज़्यादा प्रोविजनल बिल जारी नहीं किए जा सकते। मुझे बताइए, अगर मान लीजिए मीटर अनएक्सेसिबल है और आपको आता नोटिस आएगा भाई आपका मीटर ऐसी जगह लगा हुआ है, उस केस में जो मीटर शिफ्टिंग चार्जेज है वो कंज्यूमर देगा कि डिस्कॉम अपने आप करवाएगा? कंज्यूमर देगा। यदि कंज्यूमर ने अपन ने पहले सर ऐसा है, ओरिजिनली तो अपन ने मीटर ऐसी जगह लगाया नहीं या इनएक्सेसिबल हो, वो बाद में उसने कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि उसने कुछ रेस्ट्रिक्शन कर लिया जिसकी वजह से वो मीटर इनएक्सेसिबल हो गया। जैसे क्या होता है सर कि कुछ घर होते हैं जिन्होंने मीटर अपना पीछे लगा रखा है, अब फिर थोड़े समय बाद क्या हुआ कि उन्होंने लॉन एरिया या जो भी पोर्च था उस एरिया में कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया, तो जो लोकल इलेक्ट्रीशियन के थ्रू या लोकल कुछ कोऑर्डिनेशन के थ्रू उन्होंने मीटर को लगा दिया, थोड़ा शिफ्ट कर दिया। अब ऐसे में मतलब निगम ने जब इंस्टॉल किया होगा तो वो एक्सेसिबल जगह पर ही इंस्टॉल करेगा ताकि मीटर रीडर रीड कर सके। लेकिन ये भी मेरे विचार में वैसे तो शायद ये अलाउड नहीं होना चाहिए कि आप अपने खुद से शिफ्ट करें, लेकिन लोग कर लेते हैं। आजकल तो कुछ भी मीटर है वो मतलब बिना बॉक्स की सील खुले वो मीटर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें जो बोल्ट लगेगा तो उसके बॉक्स के अंदर होते हैं और उसके बाद में उसका कवर लग जाता है, तो वो जब तक वो कवर नहीं तोड़ेंगे पर उसका तब तक वो मीटर बाहर निकलेगा ही नहीं दीवार से। मीटर जैसे लगाने का प्रावधान है बाहर का है या अंदर? बाहर एक्सेसिबल, बाहर और अंदर का नहीं है, मतलब जहाँ मीटर रीडर जा सकता है वैसे लोकेशन पे एक्सेसिबल। जी, तो आप अपने घर के अंदर कमरे के अंदर नहीं लगा सकते मीटर को कि अंदर लगा हुआ है वो, मतलब वो एक्सेसिबल होना चाहिए कि आप गेट खोल के उसे चले जाए। और अगर कोई बहुमंजिला इमारत है तो भी वो ऊपर नहीं, सारे मीटर एक साथ नीचे लगे रहते हैं, तो ये प्रावधान है। सिक्योरिटी की हमने बात की, मीटर सिक्योरिटी तो एक चीज़ है, प्रोविजनल सिक्योरिटी जैसे मैंने कहा कि जो नए कनेक्शन होते हैं जिनमें जैसे सर ने कहा कि औसत 2 महीने का उपभोग के आधार पे लिया जाता है, जो नए कनेक्शन है उनका 2 महीने के फिक्स चार्ज के आधार पे लिया जाता है, और जैसे जैसे उनका कंजम्पशन पैटर्न पता लगता है 2 महीने के कनेक्शनों में सिक्योरिटी जो है वो फिक्स कर रखी है। जैसे डोमेस्टिक कंज्यूमर है, डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए 250 रुपये पर किलोवाट है, यदि उसने 2 किलोवाट का कनेक्शन लिया तो इनिशियली उसको 500 रुपये सिक्योरिटी होगा। कॉमर्शियल कनेक्शन के लिए 500 रुपये पर किलोवाट है सिक्योरिटी, और बाकी अदर कंज्यूमर्स हैं उनके लिए 2 मंथ्स फिक्स चार्जेस हैं। जो इंडस्ट्रियल कैटेगरी है या और कैटेगरी के नहीं तो उनके 2 मंथ्स फिक्स चार्जेस हैं, और डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक के लिए 250 रुपये पर किलोवाट और 500 रुपये पर किलोवाट की वो है। उसको 1 साल बाद जब आपका 1 साल से ज़्यादा का कंज्यूमशन आ जाएगा तो 1 साल बाद एक्चुअल कंज्यूमशन के आधार पर रिव्यू करने का प्रावधान। ये हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में निगम रिव्यू करता है कि कितना औसत पिछले 12 महीनों में कंजम्पशन रहा है, और उसके आधार पर जो सिक्योरिटी है उसका अमाउंट रिवाइज किया जाता है। और अगर वो इनसफिशिएंट होती है, यानी कि अगर वो 500 रुपये या 10% ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी से ज़्यादा है तो ही आपको सिक्योरिटी एडिशनल जमा कराने का नोटिस आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। और सिमिलरली अगर आपका सिक्योरिटी अमाउंट कम हो जाता है, मान लीजिए आपका उपभोग कम हो गया 12 महीने में, और अगर वो 10% से या 500 रुपये से ज़्यादा कम हुआ है तो फिर आपको वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक मीटर के लिए भी सिक्योरिटी, जैसे कि हम कह रहे हैं कि नियम है कि मीटर आप खुद अपना भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको निगम द्वारा टेस्ट किया जाता है। अगर मीटर निगम द्वारा लगाया जाता है तो फिर उसकी एवज में मीटर सिक्योरिटी ली जाती है। उसका एक शेड्यूल ऑफ चार्जेस है जो कि सप्लाई कोड में ही दिया गया है और इस TCOS में भी दिया गया है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट की हम बात कर चुके हैं कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है इसके ऊपर जो प्रिवेलिंग बैंक रेट होता है RBI का 1 अप्रैल पे, उस पे इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए। अगर आपके कनेक्शन पे 1000 रुपये या उससे कम का
एरियर है तो आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा भी एक प्रावधान है। यानी कि मान लीजिए आपके बिल पेंडिंग हो गया है, लेकिन अगर पेंडिंग ड्यूज 1000 रुपये से कम है तो आपका निगम डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता इस आधार पे कि आपने बिल पे नहीं किए हैं। हाँ, अगर आपने 1000 रुपये के ऊपर आ जाता है, व्यवहारिक तौर पे प्रैक्टिकली तो मैंने देखा है कि 3-4-5 हज़ार तक भी 2-3 महीने तक डिस्कनेक्ट नहीं होते अपने यहाँ पे। जो जनरली डिस्कनेक्ट जो कनेक्शंस होते हैं वो बहुत रेयर और बिल्कुल एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में होते हैं, लेकिन जो नियम है डिस्कनेक्शन का वो ये कहता है। तो ये हमारा मोटा मोटा बिलिंग के ऊपर चर्चा थी। इसके अंदर हम इस चर्चा को जारी रख सकते हैं Q&A के फॉर्मेट पे, लेकिन बिल भुगतान के तरीके जैसे हम जानते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, नगद द्वारा, पेटीएम पोर्टल द्वारा, डिस्कॉम के वेब पोर्टल द्वारा इत्यादि द्वारा किए जा सकते हैं। मुख्य मुद्दे जो जनरली हमने अपने उसमें देखे हैं बिलिंग से रिलेटेड ही सबसे ज़्यादा कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम होती हैं कि जैसे लोगों का इश्यू होता है कि जो वास्तविक मीटर यूनिट है उससे मेरा डिफरेंट मेरे बिल में यूनिट दर्शाई जा रही है। जो मीटर रीडिंग है वो मेरी इरेगुलर है काफ़ी ज़्यादा। मेरे पते पर बिल नहीं आ रहा, मेरा बिल नहीं आ रहा, मेरी जो बिलिंग हो रही है वो गलत श्रेणी में हो रही है, मेरी श्रेणी घरेलू होनी चाहिए लेकिन उसको अघरेलू मान लिया जा रहा है। मीटर पहुंच पे नहीं होने पहुंच में नहीं है बेसिकली, तो प्रोविजनल बिल नहीं दिया जा रहा है। गलत मीटर स्थिति दिखाई जा रही है बिल के ऊपर, इत्यादि इत्यादि। तो ये कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिनका लोगों को इश्यू होता है। इसमें जैसे एक कॉमन जो मुद्दा रहता है वो ये है कि जैसे कि कई घरों में, ग्रामीण इलाकों में और शहरी में भी लोग अपना छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे होते हैं बेसिकली। तो जैसे किसी ने आटे की चक्की खोल ली है या किसी ने कोई दुकान खोल ली है, तो अब उसको घरेलू कनेक्शन माना जाए या अघरेलू माना जाए। तो इसमें भी निगम के स्पेसिफिक प्रावधान हैं कि किस तरीके से ये डिटरमाइन किया जाएगा कि वो अघरेलू कनेक्शन है या घरेलू कनेक्शन है, और उन नियमों के अनुरूप बिलिंग की जाएगी और टैरिफ श्रेणी निर्धारित की जाएगी। तो जैसे कि अभी प्रतिभा मैम कह रही थी कि मीटरिंग का उनका सवाल आया था और मैंने कहा कि मीटरिंग की हम बात करेंगे, लेकिन सवाल बिलिंग में आया क्योंकि दोनों इतने अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं कि बिलिंग में कोई समस्या होती है तो वो मीटर से संबंधित होती है, मीटर से जुड़ी हुई होती है। तो ये दोनों इतने म्यूचुअली इंक्लूसिव और जुड़े हुए दोनों एक एस्पेक्ट हैं कि इनका अलग अलग तरीके से डिस्कशन करना बिल्कुल निरर्थक रहेगा। इसके द्वारा कि हमारा कंजम्पशन नापा जाता है, यानी कि कितना किलोवाट आवर हमने कंज्यूम किया है वो नापा जाता है। मीटर के लिए मीटर रीडिंग ली जाती है मीटर रीडर द्वारा, लेकिन इसमें साथ ही में बहुत सारे और अन्य पैरामीटर और मानक भी होते हैं जो कि महत्वपूर्ण होते हैं मीटर की खराबी की दशा में या बिलिंग के अंदर किसी तरीके की कोई त्रुटि की अवस्था में ये मीटर के अंदर जो उपस्थित पैरामीटर्स या मानक होते हैं ये इस चीज़ में सहायक होते हैं कि वस्तु स्थिति पता की जा सके। तो सबसे पहले मैं छोटे तौर पर मीटर के प्रकार के बारे में बात करूंगा। तो जैसे हम जानते होंगे कि पहले हमारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर आते थे जिसके अंदर की वो मैग्नेटिक डिस्क घूमता था, उसके ऊपर एक लाल कलर की लाइन बनी होती थी।
उसके ऊपर एक लाल कलर की लाइन बनी होती थी और जब वो एक चक्कर पूरा कर लेता था इसका मतलब होता था कि उसने 1 यूनिट कंज्यूम हो गई है उस मीटर में। तो वर्तमान में इस तरीके का कोई भी मीटर राजस्थान में नहीं लगा हुआ है। सभी तरीके के मीटर पूरी तरीके से डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीटर से रिप्लेस कर दिए गए हैं। तो इन मीटर्स में क्या है कि एक LED होता है जिसमें इम्पल्स या वो ब्लिंक करता रहता है और उसकी सेटिंग होती है कि 1600 इम्पल्सेस पर मीटर या 3200 इम्पल्सेस पर मीटर। इस तरीके से जब उसकी इम्पल्सेस पूरी हो जाती हैं तो 1 यूनिट का माप वो इस तरीके से करता है। तो इसी तरीके से स्मार्ट मीटर भी अपने आप में एक नई चीज़ आ गई है। स्मार्ट मीटर जिसके अंदर की इनबिल्ट मोबाइल का इनबिल्ट उसमें इंटरनेट का कनेक्शन होता है। तो वो खुद डिस्कॉम के उपकरणों से संचार स्थापित करके मीटर रीडिंग और मीटर की स्थिति डेटा प्रदान करता रहता है। इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना कि स्मार्ट मीटर अपने आप में रिमोटली भी कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि आपकी सप्लाई वहाँ रिमोटली ही डिस्कनेक्ट की जा सकती है, उसमें रीडिंग भी रिमोटली ली जा सकती है। उसके लिए किसी व्यक्ति विशेष का आने की ज़रूरत नहीं है स्मार्ट मीटर में। इसके अलावा अगर मैं ऊर्जा की खपत या तकनीकी तौर पे देखूं तो हम जानते हैं कि सिंगल फेज़ मीटर होते हैं, जैसा कि हमने कहा कि 5 किलोवाट 6 किलोवाट के नीचे जो कम ऊर्जा खपत वाले कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए सिंगल फेज़ मीटर्स यूज़ होते हैं। ज़्यादा ऊर्जा खपत जिनकी होती है उनके लिए 3 फेज़ मीटर्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा बाई डायरेक्शनल या नेट मीटर भी होते हैं जो कि दोनों तरफ की बिजली इंजेक्शन और मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों नाप सकते हैं। इसके अलावा प्रीपेड विद्युत मीटर भी पहले हुआ करते थे, अभी तो स्मार्ट मीटर में ही प्रीपेमेंट का फीचर आ गया है। तो हम आगे चलें तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे अभी ये जैसे कि हम फ़ोटो देख सकते हैं कि ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक मीटर है। अभी जैसे राजस्थान में भी इलेक्ट्रॉनिक मीटर अलग अलग कंपनी स्मार्ट मीटर मतलब पूरी तरीके से नहीं लगा है। जैसे जयपुर सिटी सर्कल में भी जो मुझे जितनी जानकारी है 25-30% ही स्मार्ट मीटर है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीटर ही है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर हमारे यहाँ कई कंपनी के हैं, HPL, L&T, जीनस, एवॉन, A1 इस तरीके की कंपनियों के हमारे पास मीटर है। इनके अंदर इनबिल्ट बैटरी होती है इन मीटर्स के अंदर और इसमें 90 दिन तक का डेटा इसके अंदर रिकॉर्डेड रहता है बेसिकली। और इसके अलावा ये भी एक ध्यान देने लायक बात है कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स में पिछले 12 महीने का भी डेटा स्टोर्ड रहता है। तो जैसे जैसे डिस्कॉम अपना प्रोक्योरमेंट करता है, जैसे अभी उसने एक साथ लेटेस्ट से 50-25 हज़ार मीटर खरीदे तो वो अपग्रेडेड मीटर होंगे। तो इस तरीके से यानी कि वो किसी और ब्रांड का भी हो सकता है और किसी और ब्रांड का कोई और मॉडल भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ पे अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स हैं, अलग अलग ब्रांड के हैं, लेकिन कुछ कॉमन फीचर्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी यहाँ पे। साथ ही में ये जो मैं फॉर्मेट दिखाऊंगा अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में, ये एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट नहीं है, ये सिर्फ एक टिपिकल इस तरीके की रीडिंग्स होती हैं, क्योंकि हर मीटर का LCD डिस्प्ले ब्रांड और मॉडल के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन टिपिकली ये वैल्यूज़ उस मीटर्स में होती ही हैं। तो जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक मीटर में 30 मिनट तक की एकीकरण अवधि तक यानी 30-30 मिनट के इंटरवल पे डिमांड उसके अंदर रिकॉर्ड होती रहती है बेसिकली, और 90 दिन तक का डेटा उसके अंदर स्टोर होता है। उसमें 1 तारीख को डेट का डिटेल्स फिक्स होती है, 1 तारीख को क्या यूनिट्स थे आपके वो आप उसमें देख सकते हैं, और हर फेस का करंट, हर फेस का वोल्टेज उसके अंदर देखा जा सकता है। तो ये मोटे मोटे फीचर्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीटर होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर किसी भी तरीके की टेम्परिंग या कोई वोल्टेज या करंट अगर मिसिंग है तो वो भी इसके अंदर पता लग जाता है डिस्कॉम को ही। इसके अंदर अभी अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 2 बटन हैं, ये 2 नेविगेशन के बटन हैं, अप और डाउन। इसको आप खुद भी यूज़ करके देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे जैसे आप यूज़ करेंगे तो एक पहले बार मीटर की संख्या आएगी,
फिर फिर डेट आएगी, उसके बाद में करंट किलोवाट आवर आएगा, फिर डिमांड आएगी, उसके बाद रिस्पेक्टिव वोल्टेजेस आएंगे और इसी तरीके से बाकी पैरामीटर्स इसके अंदर आते आएंगे। तो ये नेविगेशन मेन्यूज़ हैं। इसके अलावा इसके नीचे एक ऑप्टिकल पोर्ट होता है। तो कुछ जानकारी जैसे ये 90 दिन का डेटा मैं कह रहा हूँ, ये जानकारी हमें इस पैनल डिस्प्ले में नहीं दिखाई दे सकती। इसको हैंड हेल्ड मीटर या कॉमन मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है निगम के पास, उसके थ्रू मीटर से निकाली जा सकती है। तो ये अगेन यही कुछ चीज़ें हैं जो कि टेस्टिंग वगैरह में काम आती हैं। अब हम आगे चलें तो जैसे ये कुछ मुख्य मानक हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर और स्मार्ट मीटर मेज़र करते ही हैं। जैसे एक्टिव एनर्जी, पैसिव एनर्जी, लीड और लैग कितना है, फेज़ में IRMS कितना है, तीनों फेज़ में ROI में कितना वोल्टेज है, कितना करंट है और क्या फ्रीक्वेंसी है, ये सब चीज़ें ये मीटर मेज़र करते हैं। ये एक पुराने तरीके का मीटर है जिसके अंदर की 6 LEDs हुआ करती थी। एक्चुअली है ये डिजिटल मीटर ही, लेकिन अभी ये कम प्रचलन में है। कुछ जगहों पर फिर भी आपको देखने को मिलता होगा जिसके अंदर ये 6 LEDs अलग अलग फेजेस के आने के उपलब्धता की को दर्शाती है। जैसे सक्रिय ऊर्जा को पहला LED दिखाता है, R फेज़, Y फेज़, B फेज़ को बाकी तीनों LED दिखाते हैं। फिर एक टेम्पर LED होता है जिसके अंदर अगर कोई टेम्परिंग है, यानी कोई वायर या कोई ऐसा वोल्टेज है जो कि मिसिंग है इसके अंदर, तो वो उसको दिखाता है। इसके अलावा निष्क्रिय ऊर्जा का भी इसमें एक LED होता है। अब अगेन जैसे कि मुख्य विशेषताओं की बात करें तो जैसे कि MDI ये नापता है, अधिकतम मांग जो होगी वो इसको नापेगा। अगर करंट नहीं है तो उसके अंदर इसके अंदर रिकॉर्डिंग रहेगी उसकी। इसके अंदर कम्युनिकेशन पोर्ट रहेगा। इसके अंदर अगर वोल्टेज नहीं है तो किस समय पे उसका वोल्टेज गया, किस समय आया, ये सब चीज़ें रिकॉर्डिंग रहेगी। और किसी भी तरीके का करंट इम्बैलेंस और ये सब चीज़, वोल्टेज इम्बैलेंस भी ये मीटर्स रिकॉर्ड करते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं एक्चुअली, मैं इनमें थोड़ा कम जाऊंगा, लेकिन इसमें जैसे कि किसी तरीके की ये सब सारे पैरामीटर्स हैं जो कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स अपने आप में रिकॉर्ड करते हैं बेसिकली। तो इसके अंदर जैसे मैक्सिमम डिमांड रिकॉर्डेड है। जैसे हमारी जो डिमांड है वो पूरी 30 दिन में बिल्कुल ऊपर नीचे रहती है, लेकिन हमें जो सैंक्शन कनेक्टेड लोड होता है, क्योंकि सुबह अगर मैं कोई भी उपकरण चला रहा हूँ तो सुबह हो सकता है 2 किलोवाट कंज्यूम कर रहा हूँ और हो सकता है रात को मैं 10 किलोवाट कंज्यूम कर रहा हूँ, तो पूरे महीने में मेरा मैक्सिमम डिमांड जो कंज्यूम होगा मेरे को कनेक्टेड लोड भी उस हिसाब से ही मिलेगा। तो वो MDI जो है वो भी इस मीटर में रिकॉर्ड होता है। ये कुछ टेम्पलेट्स हैं आगे नेविगेशन मीनू के, कि आप अगर नेविगेट करें मीनू को तो किस तरीके से आपको क्या दिखाई देगा बेसिकली। तो जैसे कि इसके अंदर वास्तविक दिनांक और टाइम आपको 3 बार टैप करने पे मिलेगा। क्यूमुलेटिव एक्टिव एनर्जी प्रेजेंट मंथ MDI किलोवाट में, पावर फैक्टर, ये चीज़ मिलेगी। और इसी तरीके से आप जैसे जैसे बटन को दबाते जाएंगे ये डिफरेंट फैक्टर्स आपको दिखाई देते जाएंगे। ये अगेन जैसा कि मैंने कहा हमारे यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट मॉडल्स हैं, तो हम सभी का प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड एक टिपिकल टेम्पलेट है बेसिकली, जिसके अंदर ये मीटर्स या टिपिकल टेम्पलेट है इंफॉर्मेशन का जो इन मीटर्स में अवेलेबल होती है। अब मैं स्मार्ट मीटर की बात करूं तो स्मार्ट मीटर जैसे हमारा यहाँ पे इस तरीके का एक स्मार्ट मीटर अभी लगा हुआ है। जनरली होता है कि इसको सील कर दिया जाता है, सील पे भी एक नंबर होता है और आप उस सील को तोड़ के ही मीटर को खोल सकते हो, उसके बिना एक्चुअली मीटर को खोला नहीं जा सकता। तो मीटर की टेम्परिंग का जो पहला जो जांचने का तरीका है वो मीटर की सील चेक करना ही है। तो स्मार्ट मीटर में आप रिमोटली ही बैठ के बिल बना सकते हैं, कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, लोड प्रबंधन कर सकते हैं, अपना क्वालिटी ऑफ सप्लाई भी मेज़र कर सकते हैं, कोई टेम्परिंग हुई है तो वो भी पता कर सकते हैं, और प्री पेमेंट का ऑप्शन भी इसके अंदर है। तो जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा कि बिजली मित्र पे हम
बिजली मित्र पे किस तरीके का स्मार्ट मीटर का टेम्पलेट दिखता है। मतलब मेरे ख्याल से जिन जिन के घरों में स्मार्ट मीटर है उन्होंने ये देखा होगा। तो जैसे ये जो दो बटन हैं, इन दोनों को ऑपरेट करके मैं इंस्टेंटेनियस इस वक्त पे मेरी क्या यूनिट चल रही है ये मैं अपने वेबसाइट, अपने बिजली मित्र ऐप में और बिजली मित्र पोर्टल के थ्रू देख सकता हूँ। इसके अलावा जैसे मैं देखूँ इसके अंदर टुडे और यस्टरडे, आज का और कल का मेरा बिजली मित्र का मेरा जो यूजेज है वो दिखा रहा है बेसिकली। तो ये लोड दिखा रहा है बेसिकली। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रात को 9:30 बजे के करीब ऐसे लोड यहाँ पे बढ़ गया है, फिर अचानक कम हो गया है। तो ये काफ़ी ग्रैनुलैरिटी के साथ में डेटा रिकॉर्ड करता है। साथ में इसमें पावर क्वालिटी और एनालिटिक्स के भी फीचर हैं जो कि काफ़ी सहायक होते हैं। साथ ही ऑन डिमांड भी आप इस मोमेंट पे आपके मीटर में क्या रीडिंग चल रही है, क्या वोल्टेज चल रहे हैं, क्या पैरामीटर्स चल रहे हैं, वो भी आप इसके अंदर नाप सकते हैं। तो ये स्मार्ट मीटर के फीचर हैं कुछ। और अब हम टीकॉस की बातें करेंगे तो ये कुछ नियम और शर्तें हैं, लेकिन इसके पहले अगर कुछ प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं बेसिकली। अभी हम बात करेंगे जो नियम और प्रावधान हैं बेसिकली हमारे मीटर से संबंधित। और इसमें तो जैसे जी तो ठीक है, हम आगे भी ले सकते हैं प्रश्न अगर अभी कुछ नहीं है तो जैसे हमने बिलिंग के दौरान हमने कहा था टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस बिलिंग में है, उसी तरीके से मीटरिंग के भी प्रोविजंस टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सप्लाई में है। तो जैसे कि नए कनेक्शन के दौरान मीटर की आपूर्ति, यानी कि जब आप नया कनेक्शन ले रहे हैं तब कंज्यूमर के पास या उपभोक्ता के पास प्रोविज़न होता है कि वो खुद अपना मीटर, एमसीबी और सर्किट ब्रेकर जो भी इक्विपमेंट है वो खरीद सकता है, और या फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से ले सकता है। लेकिन अगर उसने अपना मीटर लिया है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से उसकी टेस्टिंग करवा के उसको लगाना रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को ही उसको सील करना रहेगा। इसके अलावा मीटरिंग जो होती है, मीटर आपका हमेशा एक्सेसिबल जगह पर होना चाहिए, ये भी एक प्रावधान है। ग्राउंड फ्लोर पर ही उसका होना चाहिए, प्रेफरेबली आपके प्रेमिसेस या आपकी जो प्रांगण है उसके एंट्रेंस के पास में उसे होना चाहिए, या फिर जो भी नियरेस्ट पोल, पिलर या बॉक्स है उसके ऊपर उसको होना चाहिए, लेकिन एक्सेसिबल होना चाहिए। इसके अलावा निगम अगर चाहे तो निगम मीटर को बाहर भी ला सकता है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर वो ज़्यादा एक्सेसिबल है। जैसे कि कई बार हमने देखा है कि लोग बॉक्स के अंदर मीटर को डाल देते हैं, लोहे का बॉक्स बना के, तो उसके अंदर निगम को ये पावर है कि वो उसको उससे बाहर निकाल के किसी ऐसी जगह पे डाल सकते हैं जो कि एक्सेसिबल हो। टेम्परेरी कनेक्शंस में प्रावधान है कि जितना भी हो प्रीपेड मीटर्स के थ्रू सप्लाई दी जाए, ऐसा प्रावधान है। अब मैं बात करूं मीटर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की, तो ये उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि वो मीटर की सुरक्षा सुनिश्चित करे और मीटरिंग इक्विपमेंट जो भी उसके प्रेमिसेस के अंदर इंस्टॉल्ड है उसके लिए वो जिम्मेदार है। यानी उसके प्रेमिसेस के अंदर जितना भी मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और तो मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी सेफ्टी है उसको इंश्योर करना कंज्यूमर की जिम्मेदारी है, और उसके प्रेमिसेस में जो भी एसोसिएटेड इक्विपमेंट है, सर्किट ब्रेकर्स हैं या कुछ भी है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मीटरिंग कंज्यूमर की है। लेकिन उसके बाहर जो भी घटना होती है उसकी जिम्मेदारी निगम पर है। जैसे हम कई बार ऐसे केसेस देखते हैं कि मीटर बाहर कोई पेड़ गिरा और जो सर्विस लाइन पे पेड़ गिरा और सर्विस लाइन खींचने से मीटर में भी डैमेज आ गया किसी तरीके का, तो ये एक घटना है जो कि बाहर हुई है चूँकि, तो इसके लिए उपभोक्ता जिम्मेदार नहीं है बेसिकली।
सील्स, जैसे कि मैंने कहा कि सील्स हैं उनको नंबरिंग के साथ प्रोवाइड किया जाता है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि मीटर के साथ कोई टेम्परिंग ना हो, और एडिशनल सील्स भी निगम प्रोवाइड करता है अगर उसकी ज़रूरत निगम कंज्यूमर को लगती है। अगर जैसे कि प्रावधान है कि पीरियोडिकल इंस्पेक्शन किया जाएगा, अभी शायद साल में एक बार है, सर ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। जो छोटे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनका तो 5 साल में एक बार टेस्टिंग का प्रोविजन है। जैसे जो 500 केवीए से बड़े कंज्यूमर हैं, 500 केवीए से बड़े कंज्यूमर में 6 महीने में एक बार होता है, और जो 500 से नीचे वाले कंज्यूमर हैं, छोटे कंज्यूमर जो 18 किलोवाट तक है, उनका साल में एक बार होता है, और जो उससे छोटे वाले कंज्यूमर उनका 5 साल में एक बार का प्रावधान है। जी, तो अगर ऐसा देखा जाता है कि सील्स टूटी गई हैं तो उसकी जांच होती है और उसको कंज्यूमर की प्रेजेंस में दोबारा से सील किया जाता है मीटर को, और उसका एक रिटन एंडोर्समेंट भी निगम द्वारा कंज्यूमर से लिया जाता है बेसिकली। निगम के द्वारा, अब मैं मीटर रीडिंग की बात करूं तो निगम के द्वारा एक मीटर रीडर अपॉइंट किया जाता है जो कि मीटर को रीड करेगा। ये ज़रूरी है कि वो दिन के समय में ही मीटर को रीड करे, और उस मीटर के रीडिंग के दौरान ही वो मीटर का स्टेटस भी पता लगाएगा। अगर वो मीटर इनएक्सेसिबल है या फिर रीडेबल नहीं है तो भी वो मीटर रीडर रेस्पेक्टिव जो सब डिवीज़न है उसको इन्फॉर्म करेगा। कमीशन द्वारा निर्धारित अवधि के अनुसार मीटर की रीडिंग ली जाएंगी, और जैसा कि मैंने कहा कि इन केस अगर मीटर किसी भी तरीके से इनएक्सेसिबल है या फिर उसमें धूल मिट्टी जम गई है तो भी प्रोविजनल बिलिंग का प्रावधान सिर्फ 2 हैं, 2 से ज़्यादा प्रोविजनल बिल नहीं दिए जा सकते हैं, और इन 2 प्रोविजनल बिल के अवधि के दौरान में जो भी त्रुटि उस मीटर में है उसको सही करने का प्रावधान है। स्मार्ट मीटर के केस के अंदर रिमोटली महीने में कम से कम एक बार मीटर रीड करने का प्रावधान है, लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा अभी स्मार्ट मीटर में तो इंस्टेंटेनियसली आपके पास काफ़ी डेटा एक साथ आप पोर्टल पे देख सकते हैं, तो वो चीज़ एक है जो कि ऑटोमेटिकली होती ही है। और अगर डिस्प्ले मीटर का रीडेबल नहीं है तो जो संबंधित मीटर रीडर है वो सब डिवीज़न ऑफिसर में को इन्फेक्ट करेगा, और जो डिफेक्ट है उसको इन्फॉर्म करेगा, और उसको ठीक करना निगम की जिम्मेदारी होगी। और ऐसी अवस्था में जो भी कॉमन मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है या हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा मीटिंग, या ऑटोमेटिक रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसके द्वारा मीटर रीड किया जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि जोधपुर बीकानेर में ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि मीटर में धूल इतनी जम जाती है कि देखना ही पॉसिबल नहीं होता है कि रीडिंग कितनी है। तो अगर ऐसा केस है तो हैंडहेल्ड मीटर या ऑटोमेटिक रीडिंग इंस्ट्रूमेंट या CMRI द्वारा मीटर को रीड किया जाएगा। अगर कंज्यूमर को, अगेन मैं सिर्फ मोटे मोटे तौर पे कुछ की प्रावधान जो उपभोक्ताओं के लिए ज़रूरी हैं उन्हीं को मैंने इसमें शामिल किया है, और इसके अलावा भी अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो वो हम ले सकते हैं। जैसे कि हमने बात की कि SMS, ईमेल या अलग इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू बिल किया जाएगा, लेकिन अगर बिल नहीं मिलता है उसको तो वो पिछले 4 महीने का एवरेज बिल जो है उसकी भी पेमेंट कर सकता है निगम को, अगर बिल उसको नहीं मिलता है या मीटर रीडेबल है तो इन दैट केस जो भी बैलेंस होगा उसको नेक्स्ट बिल के अंदर मीटर रीडिंग के द्वारा एडजस्ट करने का प्रावधान है। इसके अलावा कंज्यूमर मीटर रीडिंग खुद भी अपनी रेस्पेक्टिव सब डिवीज़न ऑफिस में या सब डिविजनल ऑफिसर्स को प्रस्तुत कर सकता है, फ़ोटो भेज सकता है, और उसके थ्रू भी बिलिंग की जा सकती है, और जो भी उसमें डिस्क्रिपेंसी होगी उसको एडजस्ट किया जाएगा बिल के अंदर। इसके अलावा जो भी स्मार्ट मीटर में या बिल में जो भी डेटा है उसका एक्सेस कंज्यूमर को प्रोवाइड करना भी एक
एक जिम्मेदारी है निगम की, यह भी एक प्रावधान है जिसका जनरली हमें पता नहीं होता बेसिकली, लेकिन जो नियामक आयोग की रेगुलेशंस हैं, नियम हैं, उनके अनुसार स्मार्ट मीटर का डेटा जो है या प्रीपेड मीटर का जो भी डेटा कंज्यूमर को रिक्वायर्ड होगा वो निगम को उपलब्ध कराना होगा, ऐसा प्रावधान है। इसके अलावा अगर हम इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ मीटर की बात करें तो अगर कंज्यूमर रीडिंग के वक्त पे अगर कंज्यूमर प्रेमिसेस लॉक्ड मिलता है तो फिर निगम पिछले 4 महीने के औसत एवरेज कंजम्पशन के बेसिस के ऊपर भी खुद भी बिल जारी कर सकता है। अगेन इसमें भी वही प्रावधान लागू है कि 2 बिल से ज़्यादा प्रोविजनल बिल इशू नहीं किए जा सकते। इसमें नोटिस भी जारी कर सकता है निगम, अगर लगातार 2 बिलिंग साइकिल तक मीटर हमारा इनएक्सेसिबल रहता है तो निगम नोटिस जारी कर सकता है। इसमें 15 दिन का टाइम कम से कम उसको उपभोक्ता को देना होगा कि हाँ हम मीटर रीड नहीं कर पा रहे, और अगर उस त्रुटि को उपभोक्ता दूर नहीं करता तो फिर निगम डिसकंटिन्यू सप्लाई भी कर सकता है बेसिकली उपभोक्ता की। लेकिन जिस पीरियड में इन 2 बिलिंग साइकिल के अंदर वो पिछले 4 महीने के एवरेज बिलिंग के आधार पे बिल दे सकता है उपभोक्ता को। इसके अलावा असेसमेंट का भी एक प्रावधान है। अगर मीटर रुक गया है, ख़राब है या जला हुआ है तो इस केस के अंदर दिया गया है बेसिकली कि रूरल एरियाज़ में सीजनल कंज्यूमर्स जो हैं उनकी किस तरीके से बिलिंग की जाएगी, अर्बन एरियाज़ में किस तरीके से बिलिंग की जाएगी, और सीजनल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स की किस तरीके से बिलिंग की जाएगी। और डोमेस्टिक के केस के अंदर ये पिछले 12 महीने का एवरेज या फिर पिछले सेम मंथ के पिछले साल में जो भी बिलिंग होगी उसमें से जो भी ज़्यादा होगा उसकी बिलिंग की जाती है। तो ये उस केस में बिलिंग है जब मीटर जल गया है, डिफेक्टिव है, बर्न्ट है या स्टोलन है और सप्लाई चेक मीटर द्वारा या डायरेक्टली दी जा रही है। तो चेक मीटर एक मीटर है जो कि इंस्टॉल किया जाता है अगर आप किसी भी तरीके से मीटर पता लगता है ख़राब हो गया। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीटर है तो वो पहले तो क्या मीटर पूरा जल जाता था, मतलब आग ही लग जाती थी इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर में। आजकल तो आईसी और छोटा सा होता है तो वो ज़्यादा ऐसा बड़ा कुछ वो नहीं होता, लेकिन अगर ख़राब हो जाता है तो इस केस में आप चेक मीटर लगवा सकते हैं। और अगर चेक मीटर भी नहीं लगा हुआ है और सप्लाई कंटिन्यू की जा रही है तो उस दौरान जो असेसमेंट है वो पिछले 12 महीने के एवरेज के आधार पे या पिछले साल के सेम महीने में जो भी कंजम्पशन था उसमें से जो भी ज़्यादा होगा उसके बेसिस पे किया जा सकता है। इसमें नियमावधि दे रखी है, समयावधि दे रखी है कि इतने समय में आपको ख़राब मीटर को रिप्लेस करना ही है। और अगर मेरे ख्याल से 60 दिन का सर इसका है प्रोविज़न, 60 दिन में उसको ठीक करना है। और अगर 60 दिन में उसको ठीक नहीं किया जाता है तो फिर उसके अंदर छूट का भी प्रावधान है उन 2 महीने के बिल पे। तो ये हमारा है। इसमें इनएक्यूरेट मीटर के बिल में भी अगेन टेस्टिंग का प्रावधान है। कंज्यूमर अपने अगर कंज्यूमर को खुद को अगर मीटर की एक्यूरेसी पे अगर शंका है तो वो निगम की खुद की भी लेबोरेटरीज़ हैं और इसके अलावा निगम RARC द्वारा एम्पैनल्ड या अप्रूव्ड NABL लैब्स भी होती हैं। तो निगम अपने खुद की तरफ से पहल करके डिस्कॉम से अपना मीटर टेस्ट करवा सकता है। अगर उस टेस्ट रिपोर्ट से भी अगर कंज्यूमर संतुष्ट नहीं है तो वो इन एक्रेडिट लैब से भी करवा सकता है। काफ़ी आई थिंक 35 रुपये सिंगल फेस का और 70 रुपये 3 फेस के चार्जेस हैं मीटर टेस्टिंग के डिस्कॉम के। इसके अलावा अगर डिस्कॉम को लगता है कि उसका कंज्यूमर का मीटर ठीक नहीं काम कर रहा तो डिस्कॉम खुद भी अपनी तरफ से उसकी टेस्टिंग करवा सकता है। और कंज्यूमर अगर चाहे तो उसका
उसमें भी अगर कंज्यूमर संतुष्ट नहीं है डिस्कॉम की लैब की रिपोर्ट से, तो भी वो NABL एक्रेडिट जो एम्पैनल लैब्स हैं उनसे टेस्ट करा सकता है। इसमें अगर मीटर अगर कंज्यूमर की रिक्वेस्ट पे टेस्ट कराया जा रहा है और मीटर अगर ख़राब निकलता है तो फिर वो कंज्यूमर की ज़िम्मेदारी है उसके NABL एक्रेडिट लैब से उसकी जो भी भरपाई हो, टेस्टिंग की फ़ीस होगी उसको पे करना। सर इसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगे कुछ? बस यही है मीटर के प्रावधान तो। जी, मीटर की पुनर्स्थापना जैसे हमने कहा बेसिकली कि रिप्लेसमेंट ऑफ मीटर का भी एक वो है कि अगर कोई रुक गया है मीटर, डिफेक्टिव है या फिर ख़राब है, तो मीटर निगम उसको इंस्पेक्ट करेगा और उसको अपनी कॉस्ट पे रिप्लेस करेगा बेसिकली। और उसके लिए जो डिपॉजिटेड सिक्योरिटी होगी वो फोरफिट कर ली जाएगी और नई सिक्योरिटी उसको पे करनी रहेगी। लेकिन अगर उसमें जो भी खराबी हुई है, जलना हुआ है या जो भी है वो निगम की वजह से हुआ है, तो निगम उस सारी कॉस्ट को बियर करेगा बेसिकली। तो जो टाइमलाइन है वो ये है कि मीटर रिप्लेस कर दिया जाएगा 24 घंटे में शहरी इलाकों में और 72 घंटे में ग्रामीण इलाकों में। तो ये जलने के केस में जहाँ सप्लाई बंद है, मीटर की वजह से सप्लाई बंद है, वहाँ शहरी क्षेत्र में 24 घंटे में मीटर बदल के सप्लाई रेस्टोर कर दी जाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे में। और यदि ख़राब मीटर है तो ख़राब मीटर को बदलने की टाइमलाइन 60 दिन है। 60 दिन के अंदर अंदर मीटर बदल दिया जाएगा। यदि 60 दिन से ज़्यादा कोई मीटर बंद रहता है तो जो एवरेज बिलिंग होगी उसमें 5% की आपको छूट मिलेगी। जी, तो जैसा सर ने कहा कि अगर किसी भी वजह से 2 महीने तक भी वो अगर मीटर रिप्लेस नहीं होता तो जो भी एवरेज बिलिंग होगी उसमें 5% छूट का प्रावधान भी है बेसिकली। इसके अलावा चेक मीटर का एक प्रावधान है बेसिकली कि चेक मीटर उसमें अगर मीटर स्टॉप कर देता है काम करना तो फिर उसको इंस्टॉल किया जा सकता है बेसिकली, और चेक मीटर के बेसिस पे बिलिंग की जाएगी जब तक नया मीटर नहीं लगता है। मीटर अगर लॉस्ट हो गया है यानी चोरी हो गया है मीटर आपका, तो उसके लिए प्रावधान है कि FIR दर्ज कराने का प्रावधान है वैसे तो, और मीटर सिक्योरिटी फोरफिट करने का प्रावधान है बेसिकली। और नया मीटर नई फ्रेश सिक्योरिटी देने के बाद और नए मीटर इंस्टॉलेशन करने के बाद में नया मीटर इंस्टॉल किया जाएगा। इसमें भी वो 24 घंटे और 72 घंटे और 60 की टाइमलाइन एप्लीकेबल रहेगी। और अगर 60 दिन में किसी भी वजह से नहीं होता है तो एवरेज बिलिंग के ऊपर 5% की छूट दी जाएगी। तो ये हमारे मोटे मोटे कुछ सप्लाई टी-कॉस्ट के प्रोविज़न्स हैं। मैंने थोड़ा इसमें सर अगर कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कोई प्रावधान में मिस कर रहा हूँ तो मीटर से रिलेटेड तो ये प्रोविज़न है कि भाई मीटर, ख़राब मीटर को बदलना, इनएक्यूरेट मीटर को टेस्ट करवाना, जले हुए मीटर को बदलना, बदलने की टाइमलाइन, जले हुए मीटर को 24 घंटे में बदलना है, ख़राब मीटर को 60 दिन में बदलना है। जी, फिर ये कुछ मीटरिंग से संबंधित मुद्दे हैं, जैसे कि मीटर बंद हो जाता है, ख़राब हो जाता है या फिर जल जाता है, तो फिर उस स्थिति में क्या करें कि आप लोकल लाइनमैन या JEN या फिर टोल फ्री नंबर पे सूचित करें। निगम जांच करेगा और अगर यह साबित होता है तो कि कोई छेड़छाड़ या नुकसान नहीं की गई है मीटर के साथ, तो उसे अपनी लागत पर पुनर्स्थापित करेगा। और अगर ये साबित होता है कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है तो फिर सुरक्षा राशि को फोरफिट किया जाएगा और नई सुरक्षा राशि जमा करा के मीटर लगाया जाएगा। मीटर खो जाता है या चोरी हो जाता है तो जैसे मैंने कहा कि उसके अंदर FIR दर्ज करा के मीटर की जो सिक्योरिटी है वो दोबारा से जमा करा के आपूर्ति बहाल कराए जाने का प्रावधान है। ख़राब पठनीयता के बारे में हम बात कर चुके हैं कि अगर ख़राब पठनीयता है या इनएक्सेसिबल है तो फिर उसको 2 महीने तक प्रोविजनल बिलिंग की जा सकती है और इस 2 महीने के दौरान उस ख़राब पठनीयता को दूर किया जाना है तो उसके लिए अगर मीटर को बाहर लेकर आना है तो बाहर लेकर आया जा सकता है। अगर उसके लिए मीटर रिप्लेस करना है तो मीटर रिप्लेस किया जा सकता है, या उसे सही करना है तो सही किया जा सकता है। इसमें एक और प्रावधान ये भी है कि अगर मीटर जांच में सही पाया जाता है तो कंज्यूमर
उसी मीटर को दोबारा लगाने के लिए भी इंसिस्ट कर सकता है कि मेरा मीटर सही है, मुझे यही लगा के दीजिए। इसके अलावा मीटर द्वारा रीडर या निगम द्वारा प्राधिकृत जो भी अधिकृत व्यक्ति है उसको सूचना देने का प्रावधान है कि डिस्प्ले में या किसी भी तरीके की कोई भी खराबी अगर मीटर में है तो उसको इन्फॉर्म करके करेक्टिव एक्शन उसमें इस हिसाब से लिया जाए। तो ये हमारा मीटरिंग का सेशन था।